सेक्रेटरी साहब के मोटिवेशन से, उनके उनके बहुत ज़्यादा उन्होंने मोटिवेट किया कि ऐसा करना चाहिए, और बहुत अच्छे प्रयास किए RSLMTI जयपुर ने और डायरेक्टरेट एनिमल हस्बेंड्री ने, स्पेशली कंप्यूटर शाखा ने, कि हम इस माध्यम से जो नए हमारे नवनियुक्त पशु चिकित्सक हैं उनके साथ सीधे जुड़ सकें। हमारा भी फायदा है कि हम आपसे सीधे संवाद कर सकें और आप भी विभाग में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जान सकें। हमने भी जब ज्वाइन किया था तो हमें ऐसी उपलब्धि, ऐसा मौका नहीं मिला था कि हम एक साथ पूरे विभाग को समझ पाएं। उस समझ से काम करने की क्षमता भी बढ़ती है, और जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम सीधे उस कार्यालय या उस विभाग, उस सेक्शन से हम जुड़ सकते हैं। तो आज राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की जो क्रियाविधि है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, जो काम हम करते हैं, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे आपको संक्षिप्त से समझा सके। मेरे साथी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो जो काम देखते हैं उसके बारे में जो डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे वो भी कर पाएंगे। तो अपन यहाँ से सेशन शुरू करते हैं। राजस्थान पशुधन, नेक्स्ट। मेरे से होगा? क्लिक कर दो। मेरे से क्लिक से नहीं होगा, कहाँ से होगा? उसको क्लिक करें। नहीं हो रहा ना क्लिक से। या इससे हो जाएगा? एक ही विंडो हटाओ ना, जो दिख रही है मुझे, ये हटा दो ना, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है। मिनिमाइज कर दो यार। हाँ नहीं, ये पीछे चला गया, आगे चला गया आपका, वो पहले लेना बैक, इससे नहीं आ रहा। स्लाइड पीछे वाली लो, इससे आ नहीं रही। हाँ, इसको बड़ा कर दो, स्क्रीन फुल कर दो। कह रहा हूँ सिस्टम में अपने पास थोड़े से। हाँ धन्यवाद, अब ठीक है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन एक स्वायत्त शासी चला करती थी। उस टाइम एक जरूरत पड़ी कि एक पैरेलल ऑटोनोमस बॉडी होनी चाहिए जो कि राज्य में कॉन्सेंट्रेट कर सके एफर्ट्स का ब्रीडिंग डेवलपमेंट के लिए। उस टाइम की जरूरत भी थी और आज भी हमारी जरूरत है। पूरे देश में इस तरीके का एक ढांचा बनाया गया कि पशुपालन विभाग के अंडर में एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड कर एक संस्था का, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का, हर राज्य में गठन किया गया। और उसका उद्देश्य था कि रिसोर्सेस को एक जगह किया जा सके, इस पूरे काम को ऑटो मोड पे किया जा सके, भारत सरकार से आने वाले जो भी संसाधन, जो भी परियोजनाएं, उनका क्रियान्वयन राज्य में एक बड़े कॉन्सेंट्रेटेड वे में हो सके। इसलिए राजस्थान लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। और उसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अपने आर्थिक महत्व के पशु हैं, विशेषकर गाय व भैंस, इसमें ब्रीडिंग का काम और डेवलपमेंट का काम हम एक एकाग्र रूप से कर सके। इस काम को करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया। और वर्तमान में बोर्ड, क्योंकि वो परियोजनाएं अब नहीं चल रही है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अम्ब्रेला के तले बहुत सारी और छोटी छोटी योजनाएं चलती हैं, उसकी नोडल एजेंसी के रूप में राज्य में काम कर रहा है। तो हम पूरे राज्य में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के एक नोडल क्रियान्वयन एजेंसी हैं और राज्य में ब्रीडिंग के काम को मूर्त जामा पहचाने के लिए उत्तरदायी है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि RLDB, जिसको आप कॉमन भाषा में RLDB के नाम से जानते हैं, उसका मेन काम राज्य में आर्थिक महत्व के पशुओं के ब्रीडिंग के काम को सुनियोजित तरीके से करना है। तो अगर आपको ब्रीडिंग का काम कहीं भी करना है तो आपको RLDB के आप संपर्क में आएंगे, उसके साथ मिलकर इस काम को कर सकेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। अब हो जाएगा, अब थोड़ा हमें तो कर लेगा। ठीक। तो जैसे मैंने बताया, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ज्यादा कई बार इसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष लगते हैं। अब फिलहाल हमारे अध्यक्ष शासन सचिव महोदय स्वयं हैं, उन्हीं के निर्देशन में हम संपूर्ण कार्य करते हैं। उपाध्यक्ष भी कई बार मनोनीत किए जाते हैं, सदस्य भी कई बार मनोनीत किए जाते हैं, और निदेशक पशुपालन, प्रबंध निदेशक RCDF, संयुक्त शासन सचिव वित्त और हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी RLDB इसके सदस्य होते हैं, CEO इसके सदस्य सचिव होते हैं। तो बोर्ड के रूप में जब आप देखेंगे अगर काम किया जाता है तो इस बोर्ड के पास ही समझ शक्तियां होती हैं। जो भी निर्णय होते हैं, इनके निर्णय के पश्चात हम उसको राज्य में इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट।
अब हम आते हैं कि आरएलडीबी काम क्या करता है। मुख्य रूप से जैसे कि हमारा मेन काम है कि हम ब्रीडिंग पे काम करते हैं, तो ब्रीडिंग के अंदर ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन पर हम मेन फोकस करते हैं। आरएलडीबी द्वारा जैसा कि ब्रीडिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो उस टाइम शुरू हुआ था वो था कि कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम है वो कौन एक सुनियोजित तरीके से करेगा, उसके सुदृढ़ीकरण का कार्य और पशुपालन विभाग की विभिन्न संस्थाओं के साथ उसके संचालन का कार्य कौन देखेगा। तो उसके लिए आरएलडीबी को उत्तरदायित्व बनाया गया। आपको खुद को सब आप जब अपनी वेटरनरी एजुकेशन पूरी करके आए हैं तो आपको ज्ञात है कि कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को करने के लिए कुछ मुख्य अवयवों की जरूरत होती है और कुछ कार्यविधि को संचालन करने की जरूरत होती है। जैसे अगर हमें एआई करनी है तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी फ्रोजन सीमन की, उसको लेना, नीचे तक इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना अपने सेंटर्स के थ्रू और उसको सुरक्षित रखना। तो एक हमारा बहुत बड़ा कार्य है कि राज्य में हिमकृत वीर्य का जो प्रोक्योरमेंट है, उपापन है और वितरण है जिलों से होते हुए नीचे की संस्थाओं तक, वो आरएलडीबी के द्वारा किया जाता है। अब फ्रोजन सीमन को सुरक्षित रखने के लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए होती है, तरल नाइट्रोजन, उसकी उपलब्धता काम, उसके प्रोक्योरमेंट का काम, उसके वितरण का काम भी आरएलडीबी के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो एक हो गया फ्रोजन सीमन, एक उसको सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन। ये दो बड़े काम आरएलडीबी को करने होते हैं। उसके साथ ही एआई के यानी कृत्रिम गर्भाधान के कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, चाहे वो शीट और स्लीव है, चाहे वो एआई गन है, ये संपूर्ण एआई किट है, या इन सामान को फ्रोजन सीमन और LN2 को रखने के लिए क्रायोजार आदि की व्यवस्था है, वो भी आरएलडीबी के लेवल पर ही की जाती है। उसका संपूर्ण मैनेजमेंट का काम, उपापन का काम, आप तक पहुंचाने का काम, रिप्लेसमेंट का काम आरएलडीबी के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद होता है कि ये सब साधन आपने एक बार स्थापित कर दिए तो तरल नाइट्रोजन और फ्रोजन सीमन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। अगर वो एक इंटेंडिंग ऑफिसर के पास या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आ गया, वहां से फीडिंग सेंटर तक और फीडिंग सेंटर से नीचे इंस्टीट्यूट तक उसको समय पर पहुंचाना है। उसके लिए जो वाहनों की उपलब्धता कराने का काम है या उन वाहनों की मेंटेनेंस का काम है, ये भी आरएलडीबी के स्तर पर ही किया जाता है। या और भी एआई के लिए कोई भी और अन्य साधन या सेवाएं चाहिए, जैसे पिछले दिनों सेक्स सॉर्टेड सीमन की बात आई, इस तरीके के जो नए काम एआई से रिलेटेड आते हैं वो भी उसकी जिम्मेदारी भी आरएलडीबी के द्वारा ही निर्वाह की जाती है। ये तो हो गया कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड आवश्यक काम। इसके अलावा ब्रीडिंग से रिलेटेड भारत सरकार द्वारा जो भी वित्त पोषित योजनाएं हैं, ये भारत सरकार द्वारा जिनका फंड हमें उपलब्ध कराया जाता है, इसके इम्प्लीमेंटेशन का काम पशुपालन की विभिन्न संस्थाओं के साथ, पशुपालन विभाग के विभिन्न विभाग कार्यालयों के साथ मिलकर आरएलडीबी के द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त मोटे रूप से देखें तो विभागीय फार्मों के संबंधित जो काम है, जो हमारे विभागीय फार्म है उससे जो आय होती है फिर उसको आरएलडीबी में जमा करना, आवश्यकता होने पर वो धनराशि उपलब्ध कराना, उसके बारे में कोई और सैंक्शन चाहिए, वो भी कार्य आरएलडीबी के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर के जो मेले लगते हैं उसकी जो भी इनकम आती है वो आरएलडीबी के पास जमा होती है। आवश्यकता होने पर उस पर्टिकुलर मेले की डिमांड पर निदेशालय की अनुशंसा पर वो राशि उन्हें दोबारा उपलब्ध कराना, उनसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेके उनका समायोजन करना, ये सब काम भी बोर्ड के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप सबको मालूम है विभाग के बहुत सारे 3-4 प्रशिक्षण संस्थान हैं, बहुत सारे पॉलिक्लिनिक है, उसमें जो इंटर्नशिप के काम होते हैं उनसे जो आय होती है वो बोर्ड के पास जमा होती है। फिर उसमें जो व्यय करना है, उनके सुदृढ़ीकरण का कार्य है, उनको संसाधन उपलब्ध कराने हैं, ये काम भी बोर्ड के स्तर पर होता है। तो मुख्य रूप से कृत्रिम गर्भाधान के कार्य, उसमें आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता कराना, भारत सरकार से जो वित्त पोषित योजनाएं हैं ब्रीडिंग से रिलेटेड स्पेशली उनका संचालन करना, फार्मों, मेले और प्रशिक्षण संस्थान और पॉलिक्लिनिक से संबंधित कार्य बोर्ड के द्वारा की जाते हैं। ये एक संक्षिप्त में आपको हमने बताया कि राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड क्या कार्यक्रम और क्या योजनाएं संचालित करता है। अब हम एक एक करके सबकी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अब विभाग के साथ जुड़ गए हैं, विभाग के बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता हो गए हैं, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि वो काम आगे हम कैसे कैसे करते हैं, जिससे आवश्यकता होने पर आप अपने जिले पर भी संपर्क कर सकें और आवश्यकता होने पर आरएलडीबी बोर्ड कार्यालय में भी संपर्क कर सकें। नेक्स्ट। अब जैसे कहा कि हमारा पहला काम है कृत्रिम गर्भाधान का कार्य, उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट कार्य है कि हिमकृत वीर्य का उपापन। हिमकृत वीर्य का उपापन हम किस प्रक्रिया से करते हैं,
और उसको कैसे हम नीचे तक पहुंचाते हैं, इसकी डिटेल है। मनीष तुम बता पाओ थोड़ा सा? मनीष इस काम को खुद देखते हैं या आपसे इंटरेक्ट करते हैं, साथ में मैं अवेलेबल हूँ। नमस्कार, डॉक्टर मनीष कुमार गर्ग। हिमकृत वीर्य जो कृत्रिम गर्भाधान कार्य हमारे राज्य में संचालित है, उसके लिए जो आवश्यक हिमकृत वीर्य है उसका उत्पादन का, वितरण का जो कार्य है वो सारा RLDB जो है देखता है। और इसके तहत जब हमें कृत्रिम गर्भाधान वीर्य का सप्लाई करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग हर जिले से जो है डिमांड लेते हैं कि वहाँ की उनकी ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुसार उनको किस नस्ल का जो है सीमन रिक्वायर होता है। अभी RLDB जो है ब्रीड्स के बारे में बात करें तो कैटल के अंदर जो है गिर, साहिवाल, राठी, थार पारकर और ये तो इंडिजिनस कैटल्स हैं। और एक्जोटिक के अंदर जो है HF और HF क्रॉस के साथ मुर्रा के अंदर जो है वो बफेलो के अंदर मुर्रा सीमन, इसका ही अभी प्रोक्योरमेंट इस समय चल रहा है और पहले भी हो रहा था। कुछ ब्रीड्स हैं जैसे कांकरेज है या सूरती है, ये पर्टिकुलर किसी एरिया के अंदर है। जैसे कांकरेज है तो वो जालोर या पाली किसी एरिया में है, और सूरती जो है उदयपुर के अंदर है। तो वो हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जहाँ से अवेलेबल होगा वो करवाएंगे। लेकिन मेजर अगर हम देखें तो 4 इंडिजिनस, 2 एक्सोटिक और 1 जो है वो बफेलो। इसके लिए जो है हम इनकी हमारे पास डिमांड आती है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग हम इसको उपापन की कार्रवाई करते हैं। जिसमें भी वर्तमान के अंदर हम देखें तो राजस्थान के अंदर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है उसके नियंत्रण में 2 सीमन बैंक्स हैं। एक है फ्रोजन सीमन बैंक बस्सी जयपुर में स्थापित है, जो कि A ग्रेड सीमन स्टेशन है राजस्थान का। और दूसरा जो सीमन बैंक है वो है जल प्लांट स्टेशन नारवा, जो कि जोधपुर में स्थापित है, वो B ग्रेड सीमन स्टेशन है। सीमन बैंकों की जो ग्रेडिंग है वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो कमेटी गठित की जाती है, सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट, CMU जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो वो हर 2 साल के अंदर सीमन बैंकों का विजिट करती है और उनके एक स्कोर कार्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उनको नंबरिंग देते हैं। तो उस नंबरिंग के आधार पे, स्कोर कार्ड के आधार पे सीमन बैंकों को A, B, C या नॉन ग्रेडिंग दी जाती है। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार पूरे देश में A या B ग्रेड सीमन स्टेशन से उत्पादित सीमन को ही काम में लिया जा सकता है। तो उसी के मद्देनजर हम लोग RCDF सीमन बैंक के जो कि A और B ग्रेड सीमन स्टेशन है, इनसे हम लोग जो है सीमन प्रोक्योर के लिए जो है अनुबंध करते हैं। और अनुबंध करके हम जो है सीमन की सप्लाई जिलों पे करवाते हैं। लेकिन यहाँ अब से पहले जो व्यवस्था चलती आ रही थी, हम लोगों ने 11 सीमन डिपो स्थापित किए हुए हैं, जो कि अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर में स्थापित है। ये इनके अधीन 3-3, 4-4 जिले हमने अलॉट किए हुए हैं। तो उन जिलों की डिमांड के अनुसार हम इनको संबंधित जो सीमन डिपो है वहां हम सप्लाई करवाते हैं। सीमन बैंक से सीधे ही FOR सप्लाई होती है और वहां से फिर जिले जो है अपनी डिमांड के अनुसार या सीमन जो भी उपलब्ध होता है अवेलेबिलिटी के आधार पे वहां से सीमन लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वो आगे सबलेट किया जाता है। तो हम जो है कोशिश ये कर रहे हैं, हमारा ये प्लान है आगे वाले टाइम, आने वाले टाइम में, कि चूंकि हम जब अभी 11 जगह पे सीमन सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही सीधी सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो है सीमन की गुणवत्ता जो है वो इंक्रीज हो और हमें जो है रिजल्ट्स जो है वो और भी अच्छे हों। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप कम हो जाएगी सीमन हैंडलिंग की। सीमन बैंक से जब सीमन स्टेशन पे आता है फिर यहाँ से जिलों में जाता है, तो ये एक स्टेप हम स्किप करेंगे, इसको हटाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सीमन सीधा जिलों में जाए और अच्छी क्वालिटी उसकी मेंटेन हो। नेक्स्ट। अब इसमें जो हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है सारा, वो हम आपको यहाँ पे एक एरो डायग्राम और एक फोटोग्राफ से हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हमने सीमन स्टेशन जो है उसको अप्रूव किया कि किस सीमन स्टेशन से सीमन हमें लेना है। हम रिक्वायरमेंट के आधार पे जो है ऑर्डर प्लेस करते हैं सीमन स्टेशन को। सीमन स्टेशन के द्वारा सीधी FOR सप्लाई होगी सीमन डिपो पे। जो हमारे 11 सीमन डिपो है
वहां पे सीमन की सप्लाई होगी। वहां से जो है जिले वाले जो है वो अपनी व्हीकल लेके उस सीमन डिपो पे जाएंगे और वहां से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सीमन लेंगे और अपने जिले में चले जाएंगे। वहां फिर फर्दर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सीमन जाता है नोडल पे, या जो भी फिटिंग सेंटर सीमन के लिए बनाया हुआ है वहां पे जाएगा। जनरली जो फिटिंग सेंटर है वो नोडल तहसील स्तरीय अस्पताल है, लेकिन कहीं डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे हमने कम मूवमेंट हो इसके लिए अलग से एक्स्ट्रा फिटिंग सेंटर बनाए हुए हैं जिलों के अंदर। तो जिले से सीमन जो है वो डिमांड के आधार पे जो है फिटिंग सेंटर्स पे जाता है। फिटिंग सेंटर्स के लेवल पे वहां पे संधारण होता है। उसके नीचे जो भी सब सेंटर्स है, चाहे वो हमारे सब सेंटर हो, चाहे हमारे डिस्पेंसरी हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, फर्स्ट ग्रेड हॉस्पिटल्स हो, पॉलीक्लिनिक हो, जो भी हो, वहां फिटिंग सेंटर से वो एक रूटीन सिस्टम बनाया हुआ है कि जैसे वो हर 7 दिन के अंदर या आवश्यकता अनुसार एलएनसी लेने आते हैं तो उनकी डिमांड के हिसाब से वो सीमन भी वहां से लेते हैं। तो फिटिंग सेंटर से सीमन जाएगा वेटनरी इंस्टीट्यूशंस में, और फिर वेटनरी इंस्टीट्यूशन से एंड पॉइंट जो है वो पशुपालक के जानवर के जो है वो सीमन का उपयोग होकर के एआई होती है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जो सीमन बैंक से सीमन चलता है वहां से लेकर के जो एनिमल के अंदर जो एआई हुई। तो ये पूरा एक स्टेप है जो कि जिसका पूरा मैनेजमेंट जो है आरएलडीबी द्वारा किया जाता है। देखिए, इसमें जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया ना कि सीमन स्टेशन से नीचे तक सीमन ब्रीड वाइज स्ट्रॉ हम आपको उपलब्ध कराते हैं। इसमें अब आप क्योंकि नए ज्वाइनिंग है, अभी से हम आपको थोड़ा सा, मेरे और पुराने साथी भी जुड़े होंगे इस आज की कार्यशाला में। यहाँ अब आपकी एक जिम्मेदारी बन जाती है, हम वो सीमन कॉस्ट में खरीदते हैं, 20 रुपए 22 रुपए। आप क्या करते हैं, उसको एक लेवल पर लाकर स्टोर कर लेते हैं और नीचे बेचते हैं। वहां उसका अगर पूरा उपयोग नहीं हुआ और उससे पहले ही आप हमें नई डिमांड भेज देते हैं, तो हमारे लिए वो कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है। एक तो आपके पास स्टोर पड़ा है, मल्टीप्लाई बाय 20 रुपए। हमारे पास अंदाजा है कि करीब आज की डेट में 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का सीमन राज्य की विभिन्न संस्थाओं में पड़ा हुआ है। इसके बावजूद हमें और डिमांड आती है, फिर हमें वो एडिशनल पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो नए सीमन को प्रोक्योर करने के लिए। आप इस बात को मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, मेरे नए जो 700 के करीब साथी आए हैं, कि आरएलडीबी एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको कहीं से कोई खर्चा अपने अपने इंस्टीट्यूट को चलाने का नहीं मिलता। हमें सारा खर्चा अपना एआई फीस में से लेना पड़ता है। जो आप 50 रुपए पर एआई, पहले वो 25 रुपए थी, फिर 30 रुपए हुई, अब वो 50 हो गई है, जो आप हमें जमा कराते हैं हमारे यहाँ, उसी से हमारा खर्चा चलता है। तो आपको यहाँ बहुत सेंसिटिव होने की जरूरत है कि आपके पास जो स्ट्रॉ हैं, जिन ब्रीड्स की हैं, उनका समुचित उपयोग करने के बाद ही नई डिमांड क्रिएट करें। अगर आपके पास किसी इंस्टीट्यूट में आपकी कहीं नोडल पे ड्यूटी लगी है या जिले पर लगी है, तो ये थोड़ा सा अपने स्टोर को देखें कि वो जो आपके पास पड़ी हुई स्ट्रॉ नीचे तक है उसकी काउंटिंग, अपने उसका हिसाब पूरा रखें और आवश्यकता होने पर ही हमें डिमांड भेजें। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये हमारे लिए हर स्ट्रॉ एक पैसा है। तो आज की डेट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, अब आप हमसे 1 करोड़ की और मांग लें तो हम अतिरिक्त राशि कहां से लाएंगे। इसलिए मैं आपको इस पे भी सेंसिटिव करना चाहता हूं, जहां भी आपकी नोडल पे ड्यूटी लगे, डिस्ट्रिक्ट पे लगे या आपके इंस्टीट्यूट पे लगे, तो आप उसको बड़ा सहज कर हिसाब रख के काम में लें और आवश्यकता होने पर ही जिले को सूचित करें और जिले वाले भी आवश्यकता होने पर ही हमसे डिमांड करें। और मनीष कुछ और? मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा कि जो सीमन स्ट्रो आपके पास आती है, फील्ड में आती है, तो आप देखेंगे कि ब्रीड्स का अलग अलग जो है ना वो स्ट्रो मिलेगी आपको। जैसे अगर ब्रीड है तो उसकी पर्पल कलर की स्ट्रो मिलेगी आपको, और साहिवाल की या अदर कुछ है तो वो ऑरेंज कलर की मिलेगी, कुछ आपको पिंक कलर की मिलेगी। अगर एचएफ क्रॉस है तो आपको हो सकता है कि ग्रीन कलर की मिले, और बफेलो के केस में ग्रे कलर की। तो ये भारत सरकार ने अपने सीमन प्रोडक्शन जो सीमन बैंकों पे होता है उसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स या एसओपी बनाई हुई है। उसके अंदर हर ब्रीड का जो है उन्होंने एक अलग अलग कलर कोड दिया हुआ है। उस कलर कोड के अंदर ही वो पर्टिकुलर ब्रीड का सीमन आता है। अभी 2023 की जो इससे पहले का जो सीएमयू का जो बनाया हुआ एमएसपी था,
उसके अंदर उन्होंने क्या किया था, इंडिजिनस को सभी को ऑरेंज कलर में डिफाइन कर दिया, जिसके कारण थोड़ा सा क्या हुआ कि ब्रीड मिक्सिंग के चांस ज्यादा हो गए, क्योंकि राठी के लिए, साहिवाल के लिए, गिर के लिए, थार के लिए, सबके लिए ऑरेंज कलर हो गया। लेकिन 2023 के बाद में जब नई एमएसपी हुई तो उसमें उन्होंने हर ब्रीड को एक अलग अलग डिफाइन कर दिया, पर्पल, पिंक, आपके जो है वाइट, ग्रे या जो है येलो। तो उससे क्या हुआ कि तो ब्रीड आइडेंटिफिकेशन हमारे लिए इजी हो गई। और दूसरी चीज ये है, हर स्ट्रो के ऊपर एक प्रिंटिंग मटेरियल होता है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होंगे जिसमें नहीं देखा होगा और कई लोगों ने देखा भी होगा, तो उसके बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि जब आप उस पर देखेंगे तो उस पर एक पूरी डिटेल होती है उस सीमन के बारे में, और सीमन स्ट्रो जो लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बस्सी से हमने सीमन बैंक लिया, FSB बस्सी से, तो उस पर लिखा होगा FSB RCDF। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह से लिखा होता है तो वो सीमन बैंक के बारे में डिनोट करता है कि वो किस सीमन बैंक का सीमन है। नंबर सेकंड पे अगर उसको मिलेगा एक नंबर लिखा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल 203/23। इसका मतलब ये है, ये उस सीमन के कलेक्शन का बेच नंबर है। मतलब 203 का मतलब है कि वो ईयर का 203 डे ऑफ द ईयर, और -23 है, इसका मतलब ये है कि 2023। तो 2023 का 203वां दिन जो है उस दिन सीमन कलेक्शन हुआ है, वो उसको बेस नंबर को बताता है सीमन का। और ये एक यूनिक नंबर होता है जिससे ये पता लग जाता है कि ये जो स्ट्रो है वो किस दिन बनी। तो इसको देख के हम बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सीमन स्ट्रो इस दिन बनी हुई है, तो इसका मालूम हमें चलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कहीं लिखा होता है FE/SE। इसका मतलब ये है कि FE का मतलब है फर्स्ट इजोकुलेशन। जब सीमन का प्रोडक्शन होता है, कलेक्शन होता है, तो एक बुल से 2 इजोकुलेशन लिए जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। तो फर्स्ट अगर इजोकुलेशन से सीमन बना हुआ है तो उसमें FE लिखा आएगा, और अगर सेकेंड इजोकुलेशन से बना हुआ है तो वो SE लिखा आएगा इसके अंदर। तो और इसके बाद ब्रीड लिखी होगी कि GR है, GR अगर है तो वो गिर होगा, SH है तो साहिवाल होगा, TH है तो थार पारकर होगा, MB लिखा होगा तो मुर्रा होगा। तो इस तरह से वो शॉर्ट फॉर्म में ब्रीड का नाम लिखा होगा कि ये किस ब्रीड का सीमन है। उसके बाद आपको एक नंबर लिखा होगा, हो सकता है कि वो पूरा डिजिट में हो, जैसे 3400 लिखा हो सकता है कि 3.4K लिखा हो। तो इसका मतलब ये है कि वो अगर डिजिट में है या कुछ है तो उसका मतलब है कि वो उस बुल की डैम शील्ड को डिनोट करता है। 3.4K लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो 3400 kg डैम शील्ड वाले बुल का सीमन है। तो ये कुछ चीजें हैं। कुछ कई सीमन स्ट्रो होती है जिसके अंदर लिखा होता है आगे PS, PT, ET। PS का मतलब है कि वो बुल जो है वो पेडिग्री सिलेक्शन से सेलेक्ट किया हुआ बुल है। ET अगर है तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफर से प्रोडक्शन हुआ हुआ बुल है। PT अगर है तो प्रोजेनिक टेस्टिंग का जो प्रोजेक्ट चला था वहां से बुल सेलेक्ट हुआ है, वो है। तो ये स्ट्रो के ऊपर डिटेल आती है, तो ये डिटेल भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ का सीमन आया, उसका डैम शील्ड क्या था, बेस नंबर क्या था। ये जनरल नॉलेज की चीज है हमारे, जब हम AI करते हैं तो हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तो ये सीमन के बारे में एड ऑन करना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट थैंक यू। नेक्स्ट, अब जैसे फ्रोजन सीमन सबसे इंपॉर्टेंट अवयव है, दूसरा अवयव है उसको आपको पता है फ्रोजन सीमन को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें सुरक्षित रखना पड़ता है थॉइंग से पहले, जिससे कि उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन को काम में लेते हैं, और एक ये केवल एक गैस ही नहीं है, लिक्विड नाइट्रोजन हमारे इस पूरे काम की ऑक्सीजन है। तो इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना नीचे उस इंस्टीट्यूट तक जहां पर ये कृत्रिम गर्भाधान का कार्य जहां पर संपादित किया जा रहा है, ये भी RLDB का काम है। इसके लिए RLDB उसकी पूरी एक टेंडरिंग करके उसका पूरा प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था करता है, और समय समय पर जिलों की डिमांड के हिसाब से उसको अवेलेबल कराता है। उसके लिए वर्तमान में हमने अपने 16 तरल मांग अधिकारी, बेसिकली ये वो जगह हैं जहां पर हमारे लिक्विड नाइट्रोजन को स्टोर करने के लिए साइलो लगे हुए हैं। 2 जगह पर 6-6 हजार लीटर के और बाकी जगह 3-3 हजार लीटर के हमारे साइलो लगे हुए हैं। और
हमने अगले 13 साइलों के नए ऑर्डर भी हमारे एक नए प्रोजेक्ट में अप्रूव हुआ है तो कर दिए हैं, अगले 1-1.5-2 महीने में वो भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो ऐसी 29 जगह पर तल नत्रजन स्टोर हो जाएगी, जहां पर वो स्टोर रहेगी और वहां से फिर वो नीचे व्हीकल के द्वारा, क्रायोजार के द्वारा नीचे इंस्टीट्यूट तक अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि जितनी सुगमता से तरनत्रजन अवेलेबल होगी, आपके पास एआई करने की सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि आपके पास फ्रोजन सीमन एक अच्छी कंडीशन में उपलब्ध रहेगा। तो ये काम भी आरएलडीपी के द्वारा किया जाता है। और आरएलडीपी के द्वारा ये जो जितनी भी डिमांड है उसको एग्जाई कर उस जो भी कंपनी हमने अप्रूव की है उसको ये ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं, वहां से ये सप्लाई सीधे फीडिंग सेंटर यानी कि साइलो तक आती है और वहां से नीचे उतरकर अब हमारे द्वारा जो गाड़ियां दी गई हैं उस गाड़ियों से नीचे इंस्टीट्यूट तक पहुंचती है। तो इस पूरे मैनेजमेंट का काम, LN2 की अवेलेबिलिटी का काम राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसमें भी अगर आप थोड़ी मितव्ययता से काम करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा है, आप सब अभी से सजग रहेंगे, अगर अपने जारों को टाइमली रीफिल कर लेंगे तो चार्ज करने में हमारी LN2 वेस्ट नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ फ्रोजन सीमन बढ़िया रहेगा। अगर आप जिले पर हैं और वर्टिकल साइलो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है तो वहां से वाष्पीकरण कम होगा और इस तरीके से हमारे अपनी क्वालिटी भी बढ़ेगी और खर्चे भी बड़े लिमिटेड रहेंगे। ये LN2 का काम भी हम RLDP लेवल पर करते हैं। नेक्स्ट, ये LN2 की, जैसे मनीष जी ने आपको बताया फ्रोजन सीमन का, ये LN2 अवेलेबिलिटी का एक फ्लो चार्ट है। सप्लायर से वो FOR सप्लाई आपकी LN2 साइलो में करता है अपने अपने खुद के टैंकरों से। इस साइलो से जो RLDP के द्वारा वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, अभी तो हमने नई तरीके से व्यवस्था कर उसमें पुली सिस्टम लगाकर, जिससे कि जार उठाने में भी आपको शारीरिक मेहनत ना करनी पड़े, वो भी उपलब्ध कराएं। और आगे भी कोई नई तकनीक आएगी तो कोशिश करेंगे उसको वैसे वाले आपको उपलब्ध कराएं। इन जारों से फिर उसको फीडिंग सेंटर तक लाया जाता है और फीडिंग सेंटर से छोटे जार, फीडिंग सेंटर पर छोटे जार भरकर और फिर आप अपने इंस्टीट्यूट तक ले जाते हैं। इस तरीके से LN2 की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे मनीष? थैंक यू। इसमें LN2 के केस में क्या है कि अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें अभी हमारे पास जो LN2 का कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस पर AI के बेस अभी देखा जाए, हम जब डेटा का एनालाइज करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो है एक AI पे लगभग 1 लीटर LN2 का जो है वो वे हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। और जहां तक है अभी स्टैंडर्ड के रूप में अपनाए तो कम से कम जब हमारी 250 से 300 ml पर AI अगर LN2 यूज हो रही है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होगा और हम AI बहुत अच्छी कर पाएंगे उस केस के अंदर, और हमारी कॉस्ट जो है AI के ऊपर वो भी कम आएगी। क्योंकि इस आज के सिनेरियो के अंदर जिस हिसाब से LN2 खर्च हो रही है उस हिसाब से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो रहा है। जहां पहले 30 रुपए की AI के अंदर हमारे को जो है वो सफिशिएंट होता था, आज वो 50 रुपए में भी नहीं होता। क्योंकि ये पहले AI की जो रेट हुआ करती थी अगस्त 2012 के अंदर 25 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए की गई थी, और अभी जो है वो 13 साल बाद जो है 16 अगस्त 2024 से इसको 30 रुपए से बढ़ा करके 50 रुपए किया गया है। और वो सिर्फ उसमें मैक्सिमम जो पार्ट है वो LN2 ने कवर किया है। हालांकि सीमन की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ी है और LN2 भी उसके अकॉर्डिंग जो है कंजप्शन ज्यादा हुआ है, इसकी कॉस्टिंग भी ज्यादा हुई है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप AI करें तो कोशिश करें कि LN2 जो है वो कम से कम यूज हो पर AI, ताकि हम लोग जो है LN2 को बचा सकेंगे। मितव्ययता होगी, LN2 जो है वो अननेसेसरी खर्च नहीं होगी, तो हमारे को जो है वो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी AI के अंदर। धन्यवाद। नेक्स्ट, पीछे पीछे आगे चलेंगे। अब दो अभी अब हमने बात कर ली, फ्रोजन सीमन और LN2। इसके अलावा एक पीछे और होगा सीसीयू की होता ये। अब थर्ड नंबर आता है कि AI के कार्य को करने के लिए और क्या अवेलेबिलिटी भी RLDP अपने पास उपलब्ध AI फंड में से, ये अभी तक सारे काम हम AI फंड में से कर रहे हैं,
जो आप 50 रुपए हमें जमा कराते हैं या भारत सरकार से जो हमें राशि प्राप्त होती है, ये सारे खर्चे उसमें से किए जाते हैं सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा। इसके लिए हमें अलग से कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो एक फ्रोजन सीमन, एक LN2, थर्ड नंबर की जरूरत आती है शीत और स्लीप। उसकी उपलब्धता भी RLDB द्वारा अपने स्तर पर प्रोक्योरमेंट कर बिडिंग कर और उपयुक्त फार्म चुनकर आपको जो भी सीमन की आपकी डिमांड है उस रेशो में आपको शीत और स्लीव उपलब्ध कराई जाती है, जिससे कि इस काम को आप बड़े सुनियोजित तरीके से कर। हम उसमें डिमांड भी लेते हैं, जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय से डिमांड लेते हैं और फिर उसको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो AI किट है, AI गन है, स्ट्रॉ कटर है, स्ट्रॉ होल्डिंग फोर्सअप है, थर्मस है, आजकल तो हमें इलेक्ट्रिक केटल है, या आपका जो क्रायोजार का बैग है, वो सब के किट का उपापन का कार्य भी हम करते हैं। अब इस कार्य को करने के लिए, कई बार किट के कार्य को करने के लिए हमें AI फीस कम पड़ती है, तो जो हमारे पास विभिन्न तरीके के प्रोजेक्ट सैंक्शन है, हम वो प्रोजेक्ट बना के भारत सरकार को देते हैं और भारत सरकार से स्वीकृति होने पर ये अतिरिक्त साधन, क्रायोजार, AI किट, साइलो, गाड़ियां, वो सब आपको उपलब्ध कराते हैं। तो फ्रोजन सीमन, LN2, शीत स्लीव और AI करने के लिए आवश्यक AI किट, जिसमें गन, स्ट्रॉ कटर, स्ट्रॉ होल्डिंग फोर्सेप, थर्मामीटर, फ्लास्क सब आ गए, वो RLDB के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट, भाग जाता है। अब इसके लिए, इसके बाद जरूरत होती है कि क्रायोजार्स की, विभिन्न क्षमता के क्रायोजार, चाहे वो सीमन स्टोरेज करने के लिए हो, चाहे LN2 स्टोर करने की हो, चाहे LN2 ट्रांसपोर्ट करने के लिए हो, ये विभिन्न क्षमता के क्रायोजार RLDB द्वारा, भारत सरकार द्वारा या किसी और अन्य संस्थान द्वारा, अभी तो केवल भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत जो स्वीकृत परियोजनाएं हैं उसके अंतर्गत उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बनाना, फिर उसको टेक्निकली अप्रूव करना, फिर उसकी बिडिंग करना, फिर बिड को फाइनल करना, फिर सप्लाई के जो विभाग की इंस्टीट्यूट्स की डिमांड के आधार पर वो सप्लाई के ऑर्डर प्लेस करना और सप्लाई आप तक करवाना, और बाद में फिर उस राशि का भारत सरकार को समायोजन करवाना, जिससे कि आगे की जो हमारी किस्त है वो भी आ सके। ये संपूर्ण कार्य भी RLDB के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा जो जितने भी मैंने कहा आपको बहुत सारे वाहन हमने उपलब्ध करा रखे हैं, उन वाहनों की मेंटेनेंस, उन वाहनों का बीमा, उनको चलाने के लिए जो POL की राशि की आवश्यकता है, वो सब हम AI फीस में से, क्योंकि इसके लिए तो अलग से कोई बजट होता नहीं, जो हमारे पास AI फीस में राशि उपलब्ध होती है उसमें भी पशुपालन विभाग के साथ समन्वय कर वो भी इसके लिए राशि देते हैं। तो प्रथम तरीके से वहां से राशि आती है, अगर फिर भी अतिरिक्त राशि की आवश्यकता बनती है तो RLDB के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे कि पूरे कर्तव्य गर्भाधान का कार्य बड़े सुनियोजित तरीके से हो सके और विभाग द्वारा जितने भी टारगेट आपको उपलब्ध कराए गए हैं वो आप उसको कंप्लीट कर सके। एक ये बड़ा काम हम कृत्रिम गर्भाधान का RLDB में करते हैं। अब बात आ गई, ये तो हमने देखा ना कि हम RLDB में कृत्रिम गर्भाधान को काम को करने के लिए सारे आवश्यक अवयवों का आपको उपलब्धता कराते हैं। इसमें आपको विशेष, अब जो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, मैं भी अभी कुछ जिलों में, जैसे कि शासन श्री महोदय के निर्देश थे, हम जाके आए और बहुत सारी जगह आपकी ऐसी हैं जहां पोस्टेड हुए हैं, वहां कृत्रिम गर्भाधान का कार्य नहीं हो रहा, वो अक्रियाशील हैं AI की दृष्टि से। और उसके बहुत छोटे छोटे कारण कि BA3 जार नहीं है, या जो वहां आदमी पोस्टेड है उसको काम करना, AI का काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, या वो उतना दक्ष नहीं है। वैसे तो हम सब ट्रेंड होके आए हैं, हम सब उसके योग्य हैं, पर कभी किया नहीं जाता तो वो ट्रेंड नहीं है। तो मेरी आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहां भी ज्वाइन किए हैं, जो भी आपको पोस्टिंग मिला है, सबसे पहले आप वहां पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य शुरू, उपचार, निदान और टीकाकरण। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम है कृत्रिम गर्भाधान। हम अपनी नस्ल का सुधार कैसे करेंगे, हम नस्ल सुधार करने के बाद मिल्क प्रोडक्शन उसी से बढ़ेगा, एक बहुत, और उससे पशुपालक की आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वो उसी कार्य में और इन्वेस्ट करेगा, अगर वो आय नहीं बढ़ी तो इन्वेस्ट करने लायक ही नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहला काम, अगर वहां पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य नहीं हो रहा है तो उसको चालू कराएं, अपने संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय में संपर्क करें। क्या कमी है, आपका जार नहीं है, गन नहीं है, किट नहीं है, या कोई शील्ड स्लीव की कमी है, या आपकी ट्रेनिंग की कमी है, वो संपर्क करके उनको नोट कराएं। RLDB आपको इन सब चीजों में संपूर्ण मदद करेगा। चाहे कोई संसाधन चाहिए,
चाहे कोई अवयव चाहिए और चाहे कोई आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हमारे नए प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग सैंक्शन भी हुई है। हम आपको हर तरीके से सक्षम करेंगे कि हमारे हर सेंटर पर कृत्रिम गर्भाधान का कार्य प्रारंभ हो सके। ये हमारा मेन उद्देश्य है। और आज मैं आपसे इंटरेक्ट करके करना भी चाहता हूं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो वहां जाके असेस करें कि क्या हमारे यहाँ एआई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और उसको विद इन 7 डेज हमें स्टार्ट करना। तो ये कमिटमेंट हमें आपसे चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको, हमारे यहाँ कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, जिससे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड मिलता है और हम बोर्ड में उसको ब्रीडिंग के काम को बढ़ावा देने के लिए संचालित करते हैं। वो ज्यादातर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अम्ब्रेला में है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन एक बहुत बड़ी परियोजना है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर। उसके अंतर्गत डिफरेंट प्रोजेक्ट हमें सैंक्शन किए जाते हैं, वो हम स्टेट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP, थारपारकर वंशावली। इसको हम एक एक को डिटेल में आगे बात करेंगे मेरे साथियों के साथ। थारपारकर वंशावली चयन परियोजना केवल थारपारकर प्रोजेक्ट के लिए जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एक है मैत्री कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, इसमें हम 10वीं पास जो युवा हैं बेरोजगार, उनको हम ट्रेंड कर AI के काम में लगाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट हुआ है हमारे यहाँ स्टेट में AI के इंफ्रास्ट्रक्चर को और कोल्ड चेन को स्ट्रेंथन करने के लिए। एक जैसलमेर का प्रोजेक्ट है जो जैसलमेर की AI को बढ़ाने के लिए है। ये हमारे राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत है। एक एनिमल इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत, वो भी RLDB के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अब हम एक एक करके बात करते हैं, समय भी सीमित है। हो गई। ये जो NAIP राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, ये भारत सरकार द्वारा एक स्वीकृत योजना है। मेरे पास वाला दिख जाएगा मुझे। ये विभिन्न चरणों में 2019 से संचालित हो रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगली स्लाइड में उसकी डिटेल भी हमने लिखी है। इसके अंतर्गत उन जिलों में काम करना है जिसमें AI कवरेज 50% से कम है। अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य के सभी जिले इसमें आते हैं और हमें सभी जिलों में ये कार्य करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत करना क्या है, AI कवरेज को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने फ्री AI निःशुल्क गर्भाधान का कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें वो हमें AI करने होने वाली AI के बदले में 40 रुपए प्रति AI RLDB को रिएम्बर्स करती है डिफरेंट खर्चे करने के लिए, चाहे वो LN2 का खर्चा हो, चाहे फ्रोजन सीमन हो, शीप स्लीव हो, या और इस तरीके के कोई और छोटे मोटे खर्चे। और हमें ये सुविधा पशुपालक को निःशुल्क उपलब्ध करानी है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि अगर किसान के पशुपालक के पैसे नहीं लगेंगे तो ये उस पर बर्डन नहीं आएगा और ज्यादा से ज्यादा वो AI कवरेज की तरफ जाएगा और हम आपको RLDB को वो रिएम्बर्समेंट पैसे कर देंगे। इसके अलावा कुछ इंसेंटिव का प्रोविजन भी है विभागीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं के लिए भी और जो निजी कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, जैसे मैंने मैत्री बताया, उनके लिए भी। AI के लिए भी पैसे मिलते हैं निजी को, और प्रथम AI से अगर गर्भाधान होता है, कंसेप्शन होता है तो उसके 200 रुपए, और सेकंड से होता है तो 100 रुपए मिलते हैं। और ऐसे ही वत्स उत्पादन पे भी इंसेंटिव मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्य में जुड़े, चाहे वो कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हो और चाहे मैत्री, और इस काम को कराएं और हमें वो पैसे रिएम्बर्स होते हैं। अब यहां ये देखिए, नेक्स्ट चल जाता है, कभी आगे नहीं चलता है, ये आगे नहीं हो रहा है यार। इसको नेक्स्ट कर देना। आ गया। तो ये देखिए, आप 4 चरण अभी तक हमने चला लिए। 15 सितंबर 2019 से शुरू किया था और वर्तमान में चतुर्थ चरण चल रहा है। और डिफरेंट टारगेट्स भारत सरकार हमें देती है लक्ष्य आधारित, और उसकी हमें प्राप्ति करनी होती है। और वो जो AI हुई है और एनिमल कवरेज होता है, उसे हमें पहले हम इनाफ सॉफ्टवेयर पर और आजकल भारत पशुधन ऐप पे चढ़ाते हैं। हमें भारत सरकार वही पैसे रिइंबर्स करती है
जो भारत पशुधन ऐप या इनाफ सॉफ्टवेयर पे पहले और अब भारत पशुधन ऐप पे चढ़ गए, और एक कंसेप्शन के अगेंस्ट में हमें केवल 2.5 AI का रिइंबर्समेंट लेने का ही प्रावधान उपलब्ध है। तो अब आप इसकी गंभीरता को समझिए कि आपने AI की और मान लो भारत पशुधन ऐप पे नहीं चढ़ाई, तो हमने उसके एवज में LN2, फ्रोजन सीमन, शीत स्लीव, AI किट पर खर्चा कर दिया, पर आपने नहीं चढ़ाई तो हमें भारत सरकार वो पैसे रिइंबर्स नहीं करेगी। तो आप इसकी सेंसिटिविटी समझिए, जितना भी आप AI का काम करेंगे वो आप भारत पशुधन ऐप पर ऑनलाइन रियल टाइम चढ़ाएंगे, तभी वो रिएम्बर्सेबल हमारे लिए अमाउंट होगा। और अगर आप ऐसा किसी कारण से नहीं करते हैं तो प्रति AI 50 रुपए या तो आप पशुपालक से लेंगे, नहीं तो आपको स्वयं को जिले कार्यालय के द्वारा RLDP को जमा कराने पड़ेंगे। तो आपके काम की इंपॉर्टेंस तो है ही कि आपको AI करनी है, परंतु साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंस भी है कि उस किए हुए कृत्रिम गर्भाधान को रियल टाइम में भारत पशुधन ऐप में चढ़ाना है। और उसको भी चढ़ाने की एक पूरी टेक्निक बहुत बड़ी नहीं है, हम सभी ऐप चलाते हैं, पर उस ऐप को चलाने का भी एक तरीका है। उसमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, फिर बाकी एनिमल को रजिस्टर करना है, पशुपालक को रजिस्टर करना है, आवश्यकता होने पर वो ट्रेनिंग भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अभी आपके जो भी वहां जिला कार्यालय में नोडल है जो इस काम को करते हैं, आप उनसे भी समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको आपको चढ़ाना है, तभी जाकर राज्य में RLDP को वो पैसे मिल सकेंगे, क्योंकि हम तो वो आपको पहले ही उपलब्ध करा देते हैं साधन। तो आपको ये काम करना है, NAIP के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान की फ्री सुविधा उपलब्ध करानी है और भारत पशुधन ऐप पर उसको चढ़ाना है, तभी वो रिइंबर्समेंट। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और मनीष तो कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसमें इस कहना पॉइंट चाहता था कि जब भारत पशुधन ऐप पे जब एंट्री की जाएगी तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रोजेक्ट सिलेक्शन। पता है कि जैसे NAIP के अंदर आपने AI करी और आपने प्रोजेक्ट जो है वो कोई और सिलेक्ट कर लिया, तो हम लोग आपने काम तो किया, आप तो कह देंगे साहब मैंने तो एंट्री की थी भारत पशुधन पे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने एंट्री किसी दूसरे प्रोजेक्ट में कर दी है। तो अगर आपने NAIP में AI करी है, NAIP की जगह दूसरे प्रोजेक्ट में आपने एंट्री कर दी, तो हमारे लिए वो सीधा सीधा नुकसान है, क्योंकि वो NAIP में प्रोग्रेस होगी नहीं और हमें भारत सरकार से रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा और आपकी प्रोग्रेस भी नहीं गिनी जाएगी, और आपकी प्रोग्रेस जो है वो नहीं मानी जाएगी, और वो हो सकता है बाद में आपसे रिकवरी या कई तरह के हर्डल्स जो होंगे वो क्रिएट होंगे। आप कहेंगे कि हमने करी है, हम कहेंगे कि नहीं करी है। तो बेटर ये होगा कि जब भी आप कोई भी डेटा इंद्राज करें, मैं केवल AI की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई दूसरी प्रोजेक्ट में भी आप AI करते हैं, कोई वैक्सीनेशन करते हैं, तो कृपया आप प्रोजेक्ट जो है उसका चयन प्रॉपर तरीके से करें, जिससे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको ना हो। नेक्स्ट। और ना ही कोई डेटा खाली छोड़े। कई बार होता है कि जनरली आपने डालना चाहा, आपने प्रोजेक्ट को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, अब वो AI किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं आई, आपने AI तो कर दी लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उस AI की प्रोग्रेस शो नहीं हुई। तो कृपया भारत पशुधन ऐप में जो आप डेटा डालते हैं वो सारे डेटा भरें, कोई खाली नहीं छोड़ें, प्रोजेक्ट का पूरा ध्यान रखें और जो है कोशिश ये करें कि उसके अंदर कोई त्रुटि ना रहे। तो इसका विशेष ध्यान रखें। पहला प्रोग्राम था हमारा नेशनल वाइड AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, दूसरा हम चला रहे हैं थारपारकर ब्रीड को कंजर्व करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए थारपारकर वंशावली चयन परियोजना। ये बेसिकली जोधपुर जिले में ही चल रही है और इसमें हम जो अच्छी गुणवत्ता की गायें हैं उनको सेलेक्ट करके उसकी मिल्क रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, फिर उसमें हाई पेडिग्री वाले बुल्स के सीमन का यूज करके अच्छी संतति उत्पन्न करते हैं और उसके अच्छे बछड़ों के टेस्ट करवाकर, जो भी सीमन बैंक के लिए आवश्यक टेस्ट है वो सारे NDDB के थ्रू करवाकर उनका फिर हम उन बुल्स का उपयोग करते हैं सीमन स्टेशंस के लिए, जिससे कि हाई मिल्क यील्ड वाली गायों से उत्पन्न संतति के अच्छे सांड हमारे सीमन बैंकों में उपलब्ध हो सके और वो सीमन हमारे पास दोबारा AI के लिए जहां भी थारपारकर को प्रोपेगेट करना है वो उपलब्ध हो सके।
ये प्रोजेक्ट जोधपुर के करीब 38 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में संचालित किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं क्योंकि स्लाइड्स काफी हैं, आगे चलने में बड़ा दिक्कत करता है। इससे चला क्या हटाऊं? ये एक नक्शल प्रोग्रेस है। अब तक हम 38 केंद्रों पर ये काम कर रहे हैं और करीब 92 बुल्स का प्रोक्योरमेंट होकर डिफरेंट सीमेन स्टेशन को उपलब्ध हो गया है। तो जो भी लोग जो भी मेरे साथी जोधपुर जिले में फलौदी में पोस्टेड हैं, उनको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा और वहां ये इसके साथ काम कर सकते हैं कि थार पार का प्रोजेक्ट को कैसे और थार पार का ब्रीड को कैसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर भारत सरकार कोई और ब्रीड में भी सैंक्शन करेगी तो हम फिर उसका इंप्लीमेंट भी RLDB के थ्रू स्टेट में करेंगे। नेक्स्ट, सिंगल टच पे नहीं आता है। अब एक इसी से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट काम जो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत स्वीकृत किया गया है, ये है मैत्री मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। ये भी आपकी एक बहुत बड़ी एक वर्कफोर्स है। हमने इसमें ऐसे बेरोजगार युवक या युवतियां जो 10वीं पास हैं और 18 की उम्र के हैं, उनको ट्रेंड कराया है। करीब 500 मैत्रीज को इसकी 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। 2 महीने, 1 महीने की तो क्लासरूम ट्रेनिंग हमारे डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, और 2 महीने उसको पास वाले अपने वेटरनरी इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में अटैच किया जाता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए, जिससे कि वो केवल AI के काम को करने के लिए दक्ष हो सके। ये करीब 480-500 के टारगेट के अगेंस्ट में 480 हमने ऑलरेडी ट्रेंड कर दिए हैं। फिर इसको परियोजना के अंतर्गत क्रायोजार और AI किट उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके ऑर्डर भी हमने प्लेस कर दिए हैं। जल्दी ये संसाधन में उन तक पहुंच जाएंगे। आपके जहां भी आप जिलों में पोस्टेड है, अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको कुछ मित्र मिल जाएंगे। वो आपकी एक बड़ी वर्कफोर्स है। अगर आप उनको ट्रेंड कर कर अपने साथ लगाते हैं तो AI के काम को आप उतनी तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। इनको जैसा हमने पिछली शीट पे बताया था, हर काम का मानदेय मिलता है। AI करने का, फर्स्ट AI से कंसेप्शन का, सेकंड AI से कंसेप्शन का और काफ बॉर्न का, उसको आपको चढ़ाना वही भारत पशुधन ऐप पर पड़ेगा। तो अगर एक तरीके से काम करता है तो एक मैत्री आराम से 2 से 3 हजार 5 हजार रुपए तक महीने का कमा सकता है अपने अन्य कार्यों के अलावा। और हर बहुत अच्छी वर्कफोर्स तैयार हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी जहां भी आप पोस्टेड हैं, अपने आसपास के मैत्री का एक लिस्ट ले लें अपने जिले से, उनके साथ एक बैठक करें। उनको जिस चीज की आवश्यकता हो संसाधन हम तुरंत उपलब्ध करा देंगे। ट्रेनिंग उनकी की हुई है, आप भी अपनी ट्रेनिंग कर लें और फिर उस काम को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, पीछे बहुत आगे आ गया। एक और बड़ा प्रोजेक्ट हमें स्वीकृत हुआ है भारत सरकार से, स्ट्रेंथनिंग ऑफ AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोल्ड चेन। ये भी 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें पूरे स्टेट में काम करना है। हमारे पास करीब 30 करोड़ रुपए की इसके लिए स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। काम हमने शुरू कर दिया है, सारी प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। इसके अंदर हमें राज्य में तरल नत्रजन भंडारण की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, उसके ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ करना है। तो जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास 16 साइलोज LN2 स्टोरेज साइलो हैं, 13 के हमने नए ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो 29। दूसरा, हमारे पास कई टाइम से विभाग में क्रायोजार की बहुत शॉर्टेज थी, जिसके कारण कई केंद्र हमारे अक्रियाशील थे। वो भी अब सफिशिएंट व्यवस्था हो गई है। हमने विभिन्न क्षमता के क्रायोजार के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। एक बार ये आपूर्ति हो जाए, हम दोबारा असेस करेंगे सभी जिलों के साथ। अगर और आवश्यकता होगी तो और जार्स की भी हम उनके ऑर्डर प्लेस करके आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि कोई भी केंद्र, जो हमारे करीब 7,500-8 हजार केंद्र हैं, ऐसा कोई भी केंद्र नहीं हो जहां AI का काम नहीं होता हो, साधनों की अनुपलब्धता के कारण। AI किट की भी हमने टेंडर कंप्लीट कर लिए हैं। आपको लेटेस्ट AI किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें पहली बार आपको पानी गर्म करने के लिए कैटल, आपके जार को रखने की व्यवस्था, बढ़िया AI गन, ये सब उपलब्ध कराई जा रही है। और जल्दी ही महीने 2 महीने में वो भी आप तक पहुंच जाएगी। अब आप आ गए तो आपके साथ नए साधन भी आ रहे हैं, तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो हम लोग जब आए थे तो साधनों के लिए हमें एक लंबा वेट करना पड़ा था। आपके साथ साथ साधन आए हैं, तो LN2 की व्यवस्था भी आपके साथ ही हो गई है।
सीमन की व्यवस्था हो रही है, सारे साधनों की व्यवस्था हो रही है, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो रही है। देखिए एक इसमें कंपोनेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग का। हमने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में और एनडीटीबी जालंधर में ट्रेनिंग एक साथ सारे प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। जिनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता लगती हो वो अपने जिला संयुक्त निदेशक कार्यालय में संपर्क करके अपनी टर्न पर ट्रेनिंग करके आए और फिर इस काम को करे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है राज्य की इनफर्टिलिटी की, उसके लिए भी एक अच्छा प्रोविजन इस पर रखा गया है। हम उसको प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको बेटर तरीके से करें और ये कैंप आयोजित कर कर आप इनफर्टाइल एनिमल सेलेक्ट कर कर और उन एनिमल को फर्टाइल बनाने के लिए काम कर सकें। आप जब फील्ड में जाएंगे तो ये आपकी रेपुटेशन बनाने में ये वाला जो काम है आपको बहुत सहयोग करता है। किसी की एक गाय है जो रिपीट ब्रीडर है, गाय भैंस कोई भी जानवर है रिपीट ब्रीडर है, इनफर्टाइल है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, आरएलडीपी के साधन उपलब्ध हो जाते हैं तो आपकी रेपुटेशन उस एरिया में बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो ये सारे काम भी हम शुरू कर रहे हैं। अगला, इससे पहले एक ही विशेष परियोजना जैसलमेर के लिए भारत सरकार ने स्वीकृत की है। जो मेरे साथी अब जैसलमेर में पोस्टेड हुए हैं वो जानते हैं कि एक बहुत विषम परिस्थितियों का राज्य है वो, वहां पर एआई का कवरेज केवल 4.30% है, जबकि राज्य का प्रतिशत ये करीब 15% के करीब है जो ब्रीडेबल एनिमल का एआई से कवरेज। तो भारत सरकार ने एक विशेष परियोजना स्वीकृत की है कि जैसलमेर की एआई कवरेज को अपन राज्य की एआई कवरेज यानी 15% तक लाएं। उसके लिए चाहे हमें कोई संसाधन वहां देने हैं, कोई किट देने हैं, ट्रेनिंग करनी है, फर्टिलिटी कैंप आयोजित करने हैं या अलग से 50 मैत्री केंद्रों की स्थापना करनी है, जिस पर ऑनरेरियम भी उन्होंने 15,000 रुपए महीना करीब करीब स्वीकृत किया गया है। ये है इंसेंटिव के एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट एरिया है। तो आप जो भी वहां पोस्टेड है ये भी देखें, जो ऑलरेडी मैत्री ट्रेंड है या और मैत्री वहां ट्रेंड होना चाहते हैं उनका सिलेक्शन करके हम ट्रेंड करके ये वाला काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसको मिशन बोर्ड पे करना है, भारत सरकार द्वारा इसकी प्रति माह मॉनिटरिंग की जा रही है। तो साथियों ये भी एक जो जैसलमेर में पोस्टेड हुए हैं उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये एनएलएम केंद्रीय परिवर्तन योजना इंश्योरेंस बताओगे? ये मेरे साथी डॉक्टर महेश पोस्टेड हैं, वो इस काम को देखते हैं, थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश आपको पशु बीमा योजना के बारे में बताऊंगा। आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा कि अभी 60,000 कैटल यूनिट के लिए केंद्र सरकार जो आरएलडीबी है वो केंद्रीय परिवर्तित योजना के तहत नेशनल लाइव स्टॉक मिशन अंतर्गत ही जो बीमा है उसको संचालित करती है। तो इसकी जो नवीन मार्गदर्शिका है उसके अनुसार जो प्रीमियम है बेनिफिशियरी का, जो लाभार्थी को अंशदान देना है वो केवल 15% देना है, बाकी का सारा सेंटर और स्टेट देखेंगे 60-40 के रेशियो में। मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल बातें पशुधन बीमा के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि आप सब लोग नए हैं। तो पशुधन बीमा योजना एक पशुपालक के लिए बहुत ही मददगार योजना है और आप सबको इसका जो एक्सटेंशन करना है इस योजना के लिए और सभी को मोटिवेट करना है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि नो टैग नो पॉलिसी। ये बड़ी चीज होती है, अगर टैग टूट गया है, टैग खो गया है तो रीटैगिंग हो सकती है, लेकिन वो समय पे आपको बीमा एजेंट को, पशुपालक को गाइड करना है कि वो बीमा एजेंट को सूचित करे। पशुधन बीमा योजना में 3-4 चीजें हैं। पहली चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल। वो कैसे होगा? वो होगा एक तो टैग से, जो अपना 12 डिजिट का टैगिंग होती है और आजकल सभी योजनाएं टैगिंग पे है। तो आप जिस भी हॉस्पिटल में अपने सपोर्टिव स्टाफ को लेके और इंश्योर करें कि मैक्सिमम एनिमल्स में टैगिंग हो जाए। फिर दूसरा होता है फोटो, पशुपालक के साथ और पशु की जो कान में टैग लगा हुआ है वो देखते हुए 2 फोटो उसकी ली जाती है। इसके अलावा क्वालिफाइड वेटनरी ऑफिसर के द्वारा जो हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो रिक्वायर होता है। तीसरी चीज है मूल्य निर्धारण। पशु का मूल्य जो निर्धारित किया जाता है वो एक तो ये किया जाता है कि अगर गाय है तो 3,000 रुपए प्रति लीटर, अगर 10 लीटर दूध दे रही है तो 30,000 की कीमत उसकी मानी जाती है और भैंस के केस में 4,000 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत के आधार पे अपन उसका निर्धारण करते हैं। साथ ही साथ बीमा एजेंट और
जो पशु चिकित्सक है वो आपसी सहमति से भी पशु का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद जो बीमा में आती है बात, वो है प्रीमियम की गणना। प्रीमियम जो देय होगा वो कैसे देय होगा, तो 1 साल की पॉलिसी के लिए सरकार ने लगभग निश्चित किया है 4.5% प्रीमियम लगता है, 2 साल के लिए 8% प्रीमियम लगता है और 3 साल के लिए 11% प्रीमियम लगता है। यहाँ आप सब क्वालिफाइड वेटनरी ऑफिसर्स जो लगे हैं उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। आप लोग पशुपालकों को प्रेरित करें कि 3 साल की पॉलिसी लेने में ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि प्रीमियम की रेट कम आती है। इसके बाद प्रीमियम पे सब्सिडी की बात आ जाती है। तो सब्सिडी मैंने कहा कि जो वर्तमान गाइडलाइन आई है भारत सरकार की योजना में, वो लाभार्थी पशुपालक को 15% ही देना होगा, बाकी का सारा सब्सिडी में मिल जाएगा 85%। इसके अलावा फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है क्लेम सेटलमेंट। अगर पशु की मृत्यु हो गई तो क्लेम सेटलमेंट के लिए क्या करना होगा, तो पशुपालक को सबसे पहले सूचना देनी होगी। किस किस को देनी होगी, एक तो वेटनरी ऑफिसर को देनी होगी और दूसरा बीमा एजेंट को देनी होगी। दोनों को सूचना देने के बाद एक लिखित में उसको एप्लीकेशन लिखनी होगी बीमा कंपनी को, सिंपल सा कि मेरा पशु मर गया है और मुझे क्लेम दिलाने के लिए कार्रवाई करें। इसके साथ जो उसकी ओरिजिनल बीमा पॉलिसी है वो उसको लगाना है। फिर एक दावा प्रपत्र आता है, बीमा एजेंट दावा प्रपत्र देता है, उसको फिलअप करवाना है और साथ में फिर आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी। इन सब चीजों की अगर पूर्ति हो जाती है तो जो क्लेम सेटलमेंट है वो आराम से हो जाएगा। वरना थोड़ी दिक्कतें आती है, पशुपालक भी परेशान होता है और वो आपके पास आता है और अपना क्रेडिट भी थोड़ा कम होता है। इसमें अपने को 2-3 और चीजें देखनी है कि अगर पशु को बेच दिया गया है तो जब बेचा जाता है तो ओनर का ट्रांसफर आप करवा सकते हो। एक नॉमिनल फीस होती है 50 रुपए के लगभग की देके, और रीटैगिंग में मैंने बताया ही कि अगर टैग खो गया तो रीटैगिंग हो सकती है, या पॉलिसी खो गई है तो भी डुप्लीकेट पॉलिसी जारी हो सकती है। तो एक तो ये पशुधन बीमा योजना में मोटी मोटी चीजें ये। नेक्स्ट। ये पशु बीमा के अंदर थोड़ा सा मैं एड ऑन करना चाहूंगा कि आप कृपया करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते हैं या आयल सर्टिफिकेट देते हैं तो उसको केयरफुली बनाएं। और जब बीमा होता है तो उस केस में क्या है कि आपके सर्वेयर आएगा बीमा कंपनी का, पशुपालक होगा और आप होंगे, तो ये आपकी हेल्थ सर्टिफिकेट के आधार पर ही आगे प्रोसेस होगा। तो आप जो है बीमा का जब काम करें या पशु का जो बीमा होना है तो कोशिश ये करें कि बीमा का जो प्रीमियम अमाउंट है वो बीमा कंपनी का आदमी ही ले, और आप किसी से कमिट ना करें कि आप मेरे को पैसे दे दो और मैं आपकी बीमा करा दूंगा। कारण क्या है कि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर को जो है वो पैसे तो ले लेता है, सर्वेयर को वो पैसे दे देगा, लेकिन आगे जाकर के कई बार क्या होता है कि सर्वेयर जो है वो बीमा की कवर नोट नहीं देता, और उसके कारण और टाइम पीरियड के अंदर अगर एनिमल की जो है डेथ हो जाती है तो वो बीमा अटक जाता है। तो कोशिश ये करें कि पशुपालक जो है वो सीधे बीमा एजेंट को ही दे और हाथों हाथ जो है उससे बीमा होने का कवर नोट साथ में ले, जिससे वो पूरा फिलअप हो। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि बीमा कवर जो है वो एजेंट ने दिया नहीं और पशुपालक ने पैसे दे दिए, और मीनवाइल 15 दिन बाद, 1 महीने 2 महीने बाद जब एनिमल की डेथ हुई तो वो जब क्लेम की बात करता है तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि साहब हमारे यहाँ तो एनिमल जो है वो बीमित ही नहीं है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ना तो आपके पास प्रॉपर कवर नोट गया और ना ही बीमा कंपनी के पास में वो एनरोल हुआ, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट करना ये छोटे छोटे कुछ काम और बाकी है। विभागीय फार्मों से संबंधित जो फार्मों की जो हमारे राज्य के फार्म है उनसे जो आय होती है वो बोर्ड में जमा होती है, फिर उनके विकास में हम उसको खर्च करने के लिए वो राशि पशुपालन विभाग के अनुशंसा पर उपलब्ध कराते हैं। यही मेलों के साथ है कि राज्य के जो 10 बड़े मेले हैं उसमें जो आय होती है हमें वो हमारे यहाँ जमा होती है, और फिर हम पशुपालन विभाग के साथ मिलकर उसकी एक योजना तैयार करते हैं कि उनके विकास का काम, उनको आगे आयोजित करने का काम कैसे किया जा सकता है। 5-10 मेलों के नाम आप बताओ। मेलों के नाम जो राज्य स्तरीय 10 मेले हैं वर्तमान में, उनमें नागौर में, अगर आपको जो नागौर की तरफ के होंगे उनको पता होगा, श्री रामदेव पशु मेला और श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी, और साथ में कुचामन में वीर तेजाजी पशु मेला।
3 मेले तो ये हो गए, फिर करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला, उसके साथ बाड़मेर में, तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। उसी के आगे झालावाड़ में 2 होते हैं, गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला। इसके बाद हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी पशु मेला आयोजित होता है। अभी वर्तमान में भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला चल रहा है, और इसी के साथ अजमेर में, जैसा कि आप सब जानते हैं, कार्तिक पशु मेला। ऐसे करके 10 राज्य स्तरीय पशु मेले। तो ये मेले भी आप समझिए बहुत बड़ा आज पहले से चलता हुआ एक कार्यक्रम है, जिसमें पशुपालन के व्यवसाय को बहुत बढ़ावा मिलता है। अच्छे नस्ल के पशु बेचने खरीदने की जगह है। आज की डेट में और बहुत सारे मीडियम क्रिएट हो गए, पर आप सोचिए पुराने जमाने से आज तक ये उसी सुव्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं। तो आपको अगर मौका मिले तो वहां जाके भी एक लर्निंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ब्रीड्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, पशुपालक की उसके साथ में क्या इंटरेक्शन है, फीड फॉडर के बारे में, ये जानने का भी एक बहुत अच्छा जगह हो सकती है। अगर आप वहां कहीं आसपास पोस्टेड हैं और मेला आयोजित हो रहा है तो आप उसको विजिट करें और समझने की कोशिश करें कि ये राज्य की अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये मुख्य रूप से कार्य थे जो नेक्स्ट है। धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कार्य थे राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के। मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि आप जहां भी पोस्टेड हैं वहां जाकर सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान के कार्य को अगर चल रहा है तो बहुत अच्छा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें, अपने टारगेट अचीव करने की कोशिश करें, और नहीं चल रहा है तो उसको प्रारंभ करना। आज का अचीवमेंट रहेगा अगर आप सब जाकर इसको रीअसेस करें अपने हॉस्पिटल पर और इस काम को चालू कराएं, और कोई भी दिक्कत आने पर संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय या आरएलडीबी से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारा हो गया। ठीक है सर, थैंक यू। आपकी तरफ से रिपोर्टिंग होगी।
नमस्कार। विभाग में अभी जो पदस्थापित नए प्रशिक्षक हुए हैं, उन सभी का मैं डॉक्टर लोकेश कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सब लोगों को हमारे माननीय सचिव विभाग के सचिव महोदय द्वारा इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको सभी जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज जो मेरा जो टॉपिक मिला आप लोगों के लिए वो है रोल ऑफ एक्सटेंशन इन लाइफ स्टॉक। देखिए, हम लोगों का मेन पर्पस क्या है कि पशुपालन जो विभाग है उसका फायदा पशुपालकों को मिले। तो वो कैसे हो सकता है? पशुपालन विभाग अपने पशुपालकों को अधिक से अधिक फायदा किस तरह दे सकता है, सबसे बड़ी सोचने की बात है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो अपने एक्सटेंशन एक्टिविटीज का है। अगर आपकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज अच्छी रहेंगी तो हमारे जो विभाग की जितनी भी गतिविधियां उसका फायदा हर पशुपालक उठा पाएगा। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे, अगर आपने समझना चाहे सिंपली, अगर एक्सटेंशन क्या चीज़ है कि जितनी भी तकनीकी ज्ञान है, जो भी हमारे रिसर्च हम लोग करते हैं, जो भी पशुपालन हित की बात करते हैं, उसको हमें हमारे जो जितने भी साधन है, संसाधन है, उन सबको कहाँ पहुँचाना है? पशुपालक के द्वार तक पहुँचाना, पशुपालक के घर तक पहुँचाना है, ताकि जितने भी रिसर्चेज हुए उसका फायदा पशुपालक ले सके। तो हमारा जो पशुपालन का जो, अगर आप देखें भारतवर्ष में या राजस्थान के संदर्भ में देखें, तो कृषि प्रधान देश है हमारा। राजस्थान की जो जीडीपी उसमें लगभग 9 से 10% योगदान हमारे कृषि का और पशुपालन का रहता है। तो हमारा जो देश है अगर कृषि के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें कृषि के साथ साथ पशुपालन की जो मिक्स्ड फार्मिंग होती है, इसके हिसाब से अगर हम चलें तो आज जो गांव में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटी अच्छी होगी तो हम उनको अच्छा जीवन सुधार उनका हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी जो बेस्ड है गांव की वो पशुपालन पर आधारित रहती है ज्यादातर। आप अगर अब इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखते हैं आप, तो भारत में वर्ल्ड का हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है। यहाँ पे लगभग 512 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो लाइव स्टॉक है। हम फर्स्ट हैं, हम भारत इंडिया में वर्ल्ड में फर्स्ट है बफेलो पॉपुलेशन में, लगभग 105.3 मिलियन के साथ में। हम केटल और गोट में सेकंड पॉपुलेशन अपनी है, सब सेकंड पोजीशन के ऊपर है। और सेकंड लार्जेस्ट पोल्ट्री मार्केट है वर्ल्ड में हमारा। और थर्ड इन शीप पॉपुलेशन है 72 मिलियन के साथ में। और फिफ्थ है डक एंड चिकन पॉपुलेशन में। और 10th में कैमल पॉपुलेशन में। तो इतनी सारी पॉपुलेशन हमें ये बताती है कि हमारा जो देश कृषि प्रधान है, उसके साथ साथ पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय, जो मिक्स्ड फार्मिंग हम जो कहते हैं, वो उससे जुड़ी हुई है। जहाँ कृषि है वहाँ पशुपालन होता है। और हम आज के संदर्भ में अगर देखें तो मार्केट में अगर आप देखोगे या जो मेन इकोनॉमी जो जनरेट होती है गाँव में, वो सारी की सारी पशुपालन से डिपेंडेंट है, पशुपालन पर आधारित है। चाहे दूध का देख लो, चाहे मीट का देख लो, चाहे अंडे का देख लो आप। तो इस ब्रॉड सेंस में अगर हम देखें तो हमें पशुपालन की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। और उसको पशुपालक को जो पशु पाल रहा है, इतनी जो बहुत भारी संख्या में पशु वो हमारे पास में है, उनको ज्यादा से ज्यादा उन पशुओं से पशुपालक को फायदा कैसे पहुंचे, ये काम हम एक्सटेंशन गतिविधियों के द्वारा करते हैं। अगर आप हमारी जो पिछली वाली सेंसस अगर आप देखोगे तो हमारे कैटल पॉपुलेशन के डेटा हमने दिखा रखे। कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, मिथुन, याक, हॉर्सेज, म्यूल, डंकी, कैमल। तो टोटल जो हमारा है पॉपुलेशन वो लगभग 535.7 मिलियन है। और करंट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो पिछली हुई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप शेयर देखें कि कौन सी पॉपुलेशन कितने परसेंट है, तो आप देखो टोटल जितने भी लाइव स्टॉक हमारे हैं उसमें केटल की जो स्ट्रेंथ है, परसेंटेज है, वो लगभग 35%, लगभग 36 ही मान सकते हैं इसको आप, 35.94 है। बफलो की 20.45% है शेयर, शीप का 13.87 है, गोट का 27.80, पिग का 1.69 और अदर्स 0.23 है। तो आप देखेंगे ये जो कैटल पॉपुलेशन, बफलो पॉपुलेशन है, ये हमारे जो पशुपालक है इनके जीवनचर्या का एक हिस्सा है, उनके लाइवलीहुड का पार्ट है। उनका मेजर जो शेयर उनको इकोनॉमी में जो योगदान है वो इन पशुओं के थ्रू ही है। और ग्रामीण क्षेत्र हमारा ज्यादातर कृषि पे आधारित है, तो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आज आप देखो जगह जगह लोग
मिल्क बूथ खुले हुए हैं हमारे डेयरी कोऑपरेटिव सेंटर से, जहाँ दूध लेकर अपना मंथली इनकम अपनी जनरेट करके अपना खर्चा चलाते हैं। तो उन लोगों को ज्यादा फायदा कैसे मिले पशुपालन विभाग की योजनाओं से, या पशुपालन की जो रिसर्चेज जो हमने की है, जो हमने नए जो क्या कहना चाहिए तकनीकी आविष्कार जो हम लोगों ने किए, नवाचार जो हुए पशुपालन क्षेत्र में, उनका फायदा हमारे पशुपालकों को कैसे मिले, उसका जो मेन काम है वो एक्सटेंशन के थ्रू होता है। तो जितनी हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटी होगी, यानी जो रिसर्च हमने की वो पशुपालक के द्वार तक लेके जानी है, उसके लिए हमें हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटी पे अधिक से अधिक ध्यान देना होगा, तभी हमारे पशुपालकों को फायदा मिलेगा। अभी जो नए लोग आए हैं उनको समझने की बात है कि अपना जो पशुधन है उस वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन कैसे रहे, वो कैसे हेल्दी रहे, किस तरह से पशुपालकों को हम हमारे विभाग की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इस एक्सटेंशन का ही पार्ट है। अब देखते हैं कंटेंट्स हमारे इसमें कि पशु एक्सटेंशन क्या चीज है। उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि सिंपल एक लाइन का इंट्रोडक्शन है कि जो हमने खोज किए, रिसर्च की, जो नवाचार किए हैं, उनका हमारे पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देना है। दूसरे शब्दों में जो मैंने पहले कहा कि पशुपालन विभाग का फायदा पशुपालकों को कैसे मिले, ये सारे का सारा पार्ट हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटीज में आता है, तो इसको हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऐसे व्हाट इज लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन, हमारे इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, की फोकस एरियाज कौन से हैं, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करनी है, उसके इन सब चीज़ों के बाद में हमारे पास आता है कि हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी में प्रॉब्लम क्या है, कौन कौन से चैलेंजेस है। तो चलो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में, तो जो अभी तक मैं समझा रहा था उन चीज़ों को बताता हूँ आपको कि एक्सटेंशन सर्विसेज प्लेज ए क्रूशियल रोल इन लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट बाई ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस। यानी कि एक्सटेंशन जो सर्विसेज होती है, वो जो रिसर्च हुई है उसको और जो हम जो प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं, हमारे जो फार्मर यूज कर रहे हैं, उनके बीच के एक ब्रिज का काम करता है एक्सटेंशन। हमारी नवाचारों को फार्मर तक पहुंचाने का काम करता हुआ है एक्सटेंशन। इससे आगे क्या होता है, तो दे प्रोवाइड फार्मर एसेंशियल नॉलेज, उनको नॉलेज हम देते हैं एंड स्किल्स, उनको योग्य बनाते हैं टू इम्प्रूव एनिमल हेल्थ। किस किस चीज़ों में, एनिमल की हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी इसके बारे में, प्रोडक्टिविटी, उसका प्रोडक्शन कैसे अच्छा रहेगा, और सस्टेनेबिलिटी कि उनका जीवन जो है उनका सुधार कैसे रहे, और पशु हमारा हेल्दी, ठीक और किस प्रकार से रहे। अगला पॉइंट है कि वन ऑफ द प्राइमरी रोल ऑफ एक्सटेंशन इज टू ऑफर प्रैक्टिकल गाइडेंस, है ना, मतलब फार्मर क्या करे, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हमको देनी है कि किस तरह से उसको एनिमल हेल्थ अच्छी रखनी है, किस तरह उसको वो आहार खिलाना है, किस तरह उसको मैनेजमेंट बढ़िया रखना है ना। उससे होगा क्या, एनिमल की हेल्थ ठीक रहेगी और एनिमल का न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा, एनिमल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़िया आएगा। दिस इंक्लूड्स एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन। हम इसमें क्या क्या लेते हैं इसके अंदर, देखो एक्सटेंशन के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में एडवाइस देते हैं, ब्रीडिंग प्लान उनका क्या होना चाहिए उसके बारे में हम उनको पूरा मार्गदर्शन देते हैं, और बीमारियों से कैसे बचाव किया जाता है इसके बारे में हम एक्सटेंशन एक्टिविटी से फार्मर को बताते हैं। इसमें बहुत सारे मीन्स है जिसके थ्रू इन सारी बातों को पशुपालक के द्वार तक हम पहुंचाते हैं, पशुपालक तक इन चीजों को हम पहुंचाते हैं। और अगर इसकी डेफिनेशन पर एक बार देखें तो एक्सटेंशन एक्टिविटी रेफर टू इनफॉर्मल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड फार्मर एम टू इम्प्रूव लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। वही चीजें हैं कि लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, मैनेजमेंट और उसका वेलफेयर। अगर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और अल्टीमेटली फैमिली का वेलफेयर होने वाला है। जहाँ क्या एक्टिविटी रेफर टू इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि आप फार्मर के घर पे गए, आपने कोई कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन के बारे में बात करी, भैंस कैमल के बारे में बात करी आपने, भैंस के बारे में की, शीप के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप वहाँ बात करो, और अगर फार्मर, इसमें हमारे को पता नहीं होता कि आपसे फार्मर क्या प्रश्न करने वाला है, तो आप इन्फॉर्मल के पास जाते हो कि पशुपालन से संबंधित आप कोई बात पूछो, तो जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे फार्मर्स है, वो हमसे किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे पशुपालन से संबंधित, तो हम उसको बारे में उसका ज्ञान बढ़ाते हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं। तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मल एजुकेशन भी इसका पार्ट ही एक्सटेंशन का। हम फिर ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग हमारा पार्ट है। सपोर्ट सर्विसेज, जो आप विभाग की जितनी भी योजना है उनके बारे में बता के उनको बेनिफिट देते हैं। तो ये सारे का सारा पर्पस हमारा होता है कि लाइफ स्टॉक का जो है प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, उसका मैनेजमेंट अच्छा हो और वेलफेयर हो। इम्पोर्टेंस इसके अगर देखें अपन, तो एनहांसिंग लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, जो भी मैं आप बताया वही बात है कि जो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन बढ़ेगा, चाहे कोई भी हो हमारे, अगर शीप है तो उसका वूल प्रोडक्शन बढ़े,
या मीट प्रोडक्शन बढ़े, गोट है तो उसका भी मिल्क और मीट प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, पोल्ट्री है तो पोल्ट्री में एग प्रोडक्शन या चिकन का अपन मीट वो ले चिकन का जो मांस है उसका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो जो चीज़ हम उनको फार्मर को नई जो नवाचार समझाएंगे तो ही फार्मर हमारी योजना का फायदा ले पाएगा। नहीं हम एक तरफ इधर हमारा प्रैक्टिकली फील्ड में काम करते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन जब तक उनको हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी फार्मर को, उसका जो हमारा जो हमारी स्किल है, हमारी जो नॉलेज है, हमारे पास में जो योजना है, उसका फायदा उसको पूरा नहीं मिलेगा अगर आपने एक्सटेंशन एक्टिविटीज पे पूरा ध्यान नहीं दिया। इसके लिए हम आपको पता गोष्ठी करते हैं, चौपाल पे भी जाते हैं और कैंप्स लगाते हैं, और भी कई सारे मीन्स है, टीवी है, दूरदर्शन है, पैम्पलेट्स है, बैनर्स है, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी है। तो ये सारे के सारे जो संचार के माध्यमों का हम उपयोग करके पर्पज हमारा ये होता है कि किसी भी तरीके से जो हमारा लाइव स्टॉक उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उससे क्या होगा, उसका इकोनॉमिक स्तर सुधरेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, तो उसका बूस्टिंग रूरल लाइवलीहुड यानी उनका जो जीवन यापन जो तरीका है वो भी उसमें सुधार होगा। उससे क्या होगा, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी, और प्रमोटिंग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का तात्पर्य है कि अगर घर में कोई फूड आपने किसी तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, जो सरप्लस होगा तो घर में उपयोग में भी आएगा। अब अगर आप एग्जांपल अगर लें तो ज्यादातर वंचित समूह के लोगों में, महिलाओं और बच्चों में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है। अगर हम किसी भी तरह से उनका आर्थिक स्थिति सुधार सके एक्सटेंशन एक्टिविटीज से, या उनका एनिमल्स का प्रोडक्शन बढ़ा करके, तो अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो दिखने में बहुत छोटी चीज नहीं रहती, लेकिन इसके एंड रिजल्ट बहुत बड़े हैं। व्हाट इज लाइव स्टॉक एक्सटेंशन? लाइव स्टॉक एक्सटेंशन क्या है, जो बातें डिस्कस हुई उसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू लाइव स्टॉक ओनर। जो हमारे पशुपालक हैं उनको हम तकनीकी सहायता देते हैं उनको, कि आपको किस तरह से काम करना है, आपके एनिमल्स की हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, उसका आहार कैसा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट कैसा है, अगर आपका हर्ड है उसके हर्ड की हेल्थ कैसी है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में जो टेक्निकल असिस्टेंस है, किस तरह से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, किस तरह उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो उसका मतलब क्या निकला कि लाइव स्टॉक एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस। हम तकनीकी सहायता देंगे टू लाइव स्टॉक ओनर, पशुपालकों को, टू हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन, ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उत्पादन बढ़े, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े यानी लाभ भी बढ़े। अब लाइव स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज कैन, उसमें कौन कौन सी है जो भी मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया। पहले पहले अपना न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सभी को संतुलित आहार चाहिए, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो, और एक उनकी उम्र के हिसाब से और उनके कार्य के हिसाब से उनको किस तरह का संतुलित आहार चाहिए, वो गाइड जो हम देते हैं पशुपालक को। जैसे हमारी कोई बछड़ी है या हीफर है या एडल्ट एनिमल है अपना, या प्रेग्नेंट है या दुधारू है, तो सबका जो न्यूट्रिशन का लेवल होगा संतुलित आहार का अलग अलग होगा, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो इसके बारे में हम उनको जो टेक्निकल असिस्टेंस देंगे उससे हमें क्या होगा, एनिमल का अल्टीमेटली हेल्थ ठीक रहेगी और उसका प्रोडक्शन अच्छा बढ़ेगा। ऐसे एनिमल हेल्थ की बात है, एनिमल हमारा अगर बीमार है तो उसका प्रोडक्शन कम होता है। देखो हेल्थ क्या होती है कि एनिमल, अब हम क्यों पाल रहे हैं, एनिमल पशुपालक क्यों पालता है, अल्टीमेटली उसका उद्देश्य है कि उसको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, उसका आर्थिक उसको सुदृढ़ता मिले उस एनिमल की सहायता से, उसको वो अर्निंग का सोर्स होता है एनिमल्स का। तो वो बीमार अगर हो गया तो उसका प्रोडक्शन घटेगा, अगर प्रोडक्शन घटा तो उसको आर्थिक नुकसान हुआ। तो हमें एक्सटेंशन एक्टिविटी का पर्पस क्या रहा है यहाँ पे, कि एनिमल जो भी है वो स्वस्थ रहना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए हम पहला जो टॉपिक हमारा था न्यूट्रिशन, उसको जो आहार है वो अच्छा आहार देंगे। अब दूसरा है उसको बीमारियों से बचाव, एनिमल हेल्थ। तो बीमारियों का क्या है, फार्मर को हमको ऐसी भाषा में समझाना है कि फार्मर को याद रहे कि कौन सी बीमारी आ सकती है, कौन सी बीमारियों के लिए हम बचाव कैसे कर सकते हैं, अगर बीमारी आ गई तो उसका उपाय, उसको ठीक कैसे करेंगे। ये सारी बातें हम एक्सटेंशन एक्टिविटी के माध्यम से फार्मर को समझाते हैं। जैसे जैसे आप ये मान के चलो, मुझे बहुत सी बीमारियां कॉमन मिलती है, अगर जो नए लोग हैं उनको नहीं मालूम हो, पता है तो भी दोबारा रिपीट करता हूँ कि बरसात के बाद में हमारे जो लाइव स्टॉक लार्ज एनिमल है, कैटल बफलो में सामान्यतः उनमें गलघोंटू की बीमारी आती है, ब्लैक वाटर की बीमारी आती है। ये आफ्टर रेनी सीजन में आती है, आफ्टर जो समर सीजन निकलने के बाद में होती है बीमारियाँ। तो हमें पता होना चाहिए, फार्मर को समझाना पड़ेगा कि भाई ये बरसात के समय में ये बीमारी आती है तो आप इसका वैक्सीनेशन होली से पहले करा लो।
तो हमारा जो पशुपालक है वो त्योहार से काफी जुड़ा हुआ रहता है। तो उसको ऐसे डेट याद नहीं रहेगी रेनी सीजन या जुलाई में कराओ, अगस्त में कराओ, कौन सा कराओ टीका। आप सिंपल भाषा में समझोगे, एक बार आपको वैक्सीनेशन होली के आसपास करवाना है। अब हम बात करते हैं विंटर सीजन की। विंटर सीजन सबसे ज्यादा बीमारियां कॉमनली आती है, वो आप देखोगे, आप विंटर में खुरपका मुंह पका रोग आ गया। तो इस तरह की जो बीमारी आई हमारी, तो उसका हम क्या समझाएंगे कि भाई दिवाली के आसपास वैक्सीनेशन करा लो, ताकि आपके पशुओं को उस बीमारी से बचाया जा सके। ऐसे बकरी पाले का उनको फिड़किया की बीमारी बरसात में जैसे नई नई घास उगती है उस समय होती है, तो उनको ये समझो कि बारिश से पहले बकरियों में फिड़किया का टीका लगवा। तो ये सारे चीजें हमें इस भाषा में समझानी है कि पशुपालक को आसानी से याद रहे। तो उससे क्या होगा कि एनिमल की हेल्थ ठीक रहेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन, उनको हमें पता है कि बचा मतलब आप जो इलाज करते हो उससे बढ़िया है कि आप उसको बचाने का उपाय करो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन की थ्योरी पे हमें याद रखते हुए उनका समय पे टीकाकरण के बारे में उनको जानकारी देनी है। समय पर उनको पशुओं को कब कब हमको अच्छी हेल्थ रखने के लिए, आपको जैसे सबको पता है कि समय पे पेट के कीड़ों की दवा हमको देनी जरूरी है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इनमें रखने के लिए। तो पेट के कीड़ों के बारे में उनको समझा दें हम, और एक उनको बता दें कब कब उनको टीका लगाना है। तो हमारे काफी कुछ इन दो चीजों को करने से, या कुकुट ये जो न्यूट्रिशन आहार है इसके बारे में बात करने से हमें क्या होगा कि उसकी हेल्थ को इम्प्रूव रखने में काफी हेल्प मिल जाती है। पशुपालक को अननेसेसरी मेडिकेशन नहीं देनी पड़ती। अगर हमारा बीमार होता है पशु तो दवा लेनी पड़ती है, दवा उसको नुकसान कौन सा हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ और प्रोडक्शन को भी नुकसान हुआ। तो इन चीजों से बचाव करने के लिए हमें एनिमल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे एनिमल मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। उसका घर आवास कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट उसको आप लूज सिस्टम में रख रहे हो, आप खुले में रख रहे हो पशु को, कब अपने को दाना खिलाना, किस मौसम में क्या करना। तो अगर मैनेजमेंट का पार्ट अगर अच्छा होगा तो हमारा जो प्रोडक्शन, आप बरसात में आप देखते हो कई जगह जाते हो, पूरा कीचड़ पड़ा हुआ अंदर, उसके अंदर एनिमल हमारा बैठा हुआ है, अंदर घुसने के लिए जगह नहीं है, ओनर ध्यान देते नहीं है, क्योंकि खेत में उन्होंने बांध रखे हैं। अब आप उसका रिजल्ट क्या होगा, पशुओं को चारा डाल दिया, चारा डालने के बाद में दोनों टाइम दूध निकालने चले गए। जैसे ही उन्होंने दूध निकाला, उनके टीट मीटर्स खुले रहते हैं, कीचड़ है, कीचड़ के अंदर वो पशु बैठ बैठ गया अपना, और अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चला गया, मेस्टाइटिस हो गई, उसका प्रोडक्शन घट गया, एनिमल का थन चला गया, एक 25% प्रोडक्शन हमेशा के लिए चला गया। तो ये सारा मैनेजमेंट का पार्ट है। तो हम उनको समझाएं कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना। पशु को दूध निकालने के बाद किस तरह की एक्टिविटी करानी है अपने को, उसको बैठने नहीं देना है, थन का अड्डर को ढंग से साफ करना है, और गंदगी नीचे नहीं रखनी, ताकि पशु का जो आप जिस पर्पज से उसको पाल रहे हो, जैसे आप दुधारू पशु दूध के लिए पाल रहे हो, तो हमारा अगर दूध ही नहीं रहेगा तो पशु को पालने से क्या फायदा, नुकसान होगा। तो मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें हम लोग को एक्सटेंशन एक्टिविटी द्वारा फार्मर्स को समझाने की जरूरत पड़ती है। हर्ड हेल्थ की बात करें तो जैसे आपने डेयरी कर रखी है या अपना दूसरा कोई फ्लोक है, तो होता क्या आपको, ट्रीटमेंट दो तरह से, कुछ बीमार पशु हमारे अगर हर्ट पूरा है तो उनको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है, और जो पशु हमारे जो बीमार नहीं है उनको हमें प्रिवेंटिव या मेडिसिन देनी पड़ती है, क्यूरेटिव या वैक्सीनेशन का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर अब जैसे ब्रुसेलोसिस की बीमारी देख लो आप, हमें हार्ट की स्क्रीनिंग करके देखना होता है कि बीमार हमारा पशु है, जूनोटिक इम्पोर्टेंस की बीमारी है हमारे। तो ये हार्ट में हमें अगर पहले से ही पता हो कि भाई हमारा हार्ट में ब्रुसेलोसिस का इन्फेक्शन जो मेल बुल होता है वो बीमारी को फैलाता है, तो हम उसको पहले से ही उसको कलिंग कर दें। तो आप पूरा ध्यान रखोगे। वो कैसे होगा, हम एक्सटेंशन एक्टिविटी से फार्मर को समझाएंगे, डॉक्टर तो रोज जा नहीं रहा। तो फार्मर को अगर आपने पहले, हमारे पशुपालकों को आपने पहले से अगर ये नॉलेज दे रखी है कि उसके हार्ट की हेल्थ का उसको ध्यान रखना, उसको लार्ज स्केल पे उसके पास एनिमल्स है, चाहे फ्लोक समझ लो या बड़े बड़े जो फार्म्स है जिनमें डेयरियाँ होती है, बड़े काफ़ी सारे जानवर होते हैं, हमारी गौशाला है उसमें बहुत सारे पशु होते हैं, तो हमें उनकी स्क्रीनिंग करके समय समय पे बीमारियों का पता लगा के उसके एनिमल की हेल्थ का हमको पता चल सकता है। क्योंकि बढ़िया जब बड़ा ग्रुप जहाँ होता है वहाँ हम लोग इंडिविजुअल एनिमल की हेल्थ को नोटिस नहीं कर पाते हैं। उसमें समय समय पे उसकी स्क्रीनिंग करके उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करना हमारी ड्यूटी होती है। वो एक्सटेंशन एक्टिविटी के द्वारा ही संभव, इस तरह हो नहीं पाता। अब और ऑब्जेक्टिव लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन क्या है, जो हमारा डिस्कशन चलता है उसका ऑब्जेक्टिव हमारा है कि इम्प्रूविंग लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। कैसे होता है, देखो, लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन हेल्प्स लाइफ स्टॉक ओनर्स इम्प्रूव देयर प्रोडक्शन और रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर आप उनको समझाओगे कि भैया
आपका एनिमल जिसको आप इतना चारा खिला रहे हो, इतना बाट खिला रहे हो, अगर उसकी क्वांटिटी ऑफ मिल्क सही नहीं दे रहा है, तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं। आपको पशु की नस्ल सुधार करनी है, या आपको उसमें न्यूट्रिशन बढ़ाना है, या वो और कोई मेडिसिन उसको देनी है, तो वो आप समझाओगे तो हमारे यहाँ 100% जो हमारा जो एनिमल है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी। आप घर जाके देखो फार्मर के, आप हम क्या देखते हैं जनरली फील्ड में जाने के बाद में, कि फार्मर ने 10 पशु पाल रखे हैं, लेकिन प्रोडक्शन में 2 ही है, बाकी अपना क्या जैसे एनिमल ड्राई चला गया हमारा, है ना। तो उनको समझाना होगा कि आपको ड्राई नहीं रखना है। हमें जब भी प्रॉफिट मिलेगा जब हमारी जो गाय है या भैंस है एवरी ईयर एक काफ को पैदा करेगी, तभी हमारा जो पशु है हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। या जैसे जो ड्राई ब्रीड होता है, यानी बच्चा पैदा होने के बाद में जो हमें दोबारा कंसीव करवाना है एनिमल को, वो 60 डेज के आसपास रहे। 60 दिन बाद हमारा एनिमल दोबारा कंसीव होना चाहिए। ओनर क्या करता है कि आज दूध दे, बच्चा पैदा हो गया, दूध निकालना शुरू किया, 4 5 6 महीने तक दूध निकाला, उसके बाद में वो उसको कंसीव की बात सोचता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है एक बार में कंसेप्शन नहीं होती, 2 बार में नहीं होती, कई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो उसका जो इंटरकाविंग पीरियड बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, हमारा पशु 1 साल तक दूध दिया और 1 साल ड्राई रहा, उसके बाद फिर प्रेग्नेंट हुआ, तो वो हमारे उसको जो लाइव जो उसको पशु को पाल रहे हैं हम, उसका खर्चा बढ़ जाता है। उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम आ रहा है। हमारे 10 एनिमल्स में 4 ही दूध दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो उसको रिड्यूस कैसे करेंगे, उसको टेक्निकल असिस्टेंस से, एक्सटेंशन से, कि आपको किस तरह से इसको इस प्रॉब्लम को दूर करनी है कि आपको हर साल एक बच्चा मिले, तो लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए हमको। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग, ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो प्रोवाइडिंग एजुकेशन। लाइवस्टॉक एक्सटेंशन हेल्प्स लाइवस्टॉक ओनर लर्न अबाउट द करंट एंड फ्यूचर पोजीशन एज लाइवस्टॉक ओनर। हम पशुपालकों के बीच में बैठ करके उनको समझाते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो। हम उसको लास्ट ओनर को हम कुछ एजुकेशन देते हैं, सिखाते हैं कि आपकी अभी जो तकनीकी जो आप यूज में ले रहे हो वो ठीक नहीं है। आपको फ्यूचर में किस तरह की तकनीक यूज में लेनी। जैसे अगर बात करें हम इसकी कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, तो अभी अभी लोग क्या है, सामान्य तौर पे नेचुरल सर्विस से प्रेग्नेंट करते हैं अपने एनिमल को, या फिर कृत्रिम गर्भाधान की वजह से करवाते हैं। हम उनको समझाएंगे कि भाई देखो अभी हमारे पास में सेक्स सॉर्टेड सीमन आने लगा, आप इस सीमन को यूज करें। वो कैसे पता चलेगा, हमारे एक्सटेंशन एक्टिव से। हाँ, अब नई टेक्निक की अगर बात करें तो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, जो भ्रूण प्रत्यारोपण वाली बात है, उसके बारे में हम उनको समझा सकते हैं कि अभी वर्तमान में आप नेचुरल ले रहे हो, और बाद में अगर आप जो अपनी ब्रीड जो इम्प्रूव होगी वो यही से हम जो सेक्स सॉर्टेड सीमन लाएंगे, अब सिर्फ बछड़ी ही पैदा होगी, क्योंकि उस सीमन को लगाने से बछड़ा पैदा नहीं होता है। 1% चांसेस होते हैं बछड़ा पैदा होने के। तो उस फार्मर को आप कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया, आपने किस तरह से उसको हेल्प की एक्सटेंशन एक्टिव उसको समझाया, तो फार्मर जो नई चीज है उसको नवाचार जो हमने किया पशुपालन में उसको उपयोग में लेगा। उसको उपयोग में लेने से ही क्या होगा कि उसको फायदा मिलेगा फार्मर को। तो हम उसको सिखाते हैं कि आप अभी इस तरह से काम कर रहे हो, जब हमारी टेक्निक को यूज करोगे तो आप आगे आने वाले समय में आपको कितना फायदा होने वाला है। आप एक बछड़े को पालते हो, फार्मर को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, अगर आपकी बछड़े ही बछड़े होगी तो आप अगले टाइम में नेक्स्ट 2 3 साल में आपका कितनी ज्यादा ग्रोथ आपके एनिमल्स की प्रोडक्शन करने वाले में बढ़ जाएगी। ये चीजें उन फार्मर को हमको उसके बारे में समझानी। अगली चीज है वो है उसमें ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। एक्सटेंशन एक्टिविटी हमको फार्मर की प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करती है। अगर आप फार्मर से मिलोगे, उससे बातचीत करोगे, तो वो बताएगा साहब मुझे दूध कम आ रहा है मेरे एनिमल पे, या मेरा जानवर कंसीव नहीं कर रहा, या कुछ और एक्स्ट्रा कोई प्रॉब्लम है कि वो चारा नहीं खाता है या बाट नहीं खा रहा है, या आप उसको रेगुलर ऑफर आता है, किसी भी तरह की उसकी कोई प्रॉब्लम है पशुपालन से संबंधित, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपके एनिमल का जो दूध है वो कम क्यों है, आपके एनिमल की हेल्थ अच्छी क्यों नहीं है, आपके एनिमल का गोबर पतला क्यों आ रहा है रेगुलर, आपके एनिमल में जो बीमारी है थनैला रोग क्यों हो रहा है। तो वो हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, प्रॉब्लम कहाँ है। तो एक्सटेंशन एक्टिविटी जब आप करोगे तो ही आप फार्मर की प्रॉब्लम समझ पाओगे। उस फार्मर को घर जाओगे या कोई गोष्ठी करोगे या उसके आमने सामने कोई चौपाल में बैठोगे, तो फार्मर आपसे प्रश्न करेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा, तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन बताता है। तो सॉल्यूशन एक टेक्निकल पर्सन बता समझा सकता, टेक्निकल आदमी ही बता पाता है कि आपकी प्रॉब्लम क्यों हुई। जैसे मैंने थनैला रोग की बात की, मेस्टाइटिस की बात की। मेस्टाइटिस अक्सर क्या होता है
कि मैनेजमेंट अगर अच्छा नहीं है, अच्छी हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, क्लीन सैनिटाइजेशन सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आप जो दूध निकालते हो, दूध बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा मीडियम होता है, बैक्टीरिया अच्छा ग्रो करते हैं, तो हमारे एनिमल के तुरंत थनैला रोग हो जाता है। तो थनैला रोग होने का मतलब हमारा प्रोडक्शन सीधा सीधा, अगर एक थन खराब हुआ तो 25% प्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया। तो उससे क्या होगा, फार्मर को आर्थिक नुकसान होगा। तो जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट की, उसका सॉल्यूशन बताओगे, तो सॉल्यूशन अगर बता पाओगे तो उससे फार्मर को अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो वो प्रोडक्शन सॉल्यूशन जैसे बताओ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है, हेल्थ केयर किसकी होगी, हमारे एनिमल्स की होगी। तो लाइवस्टॉक एक्सटेंशन हेल्प्स टू प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ एंड केयर फैसिलिटी फॉर लाइवस्टॉक। आप रेगुलर अपने फार्म की स्क्रीनिंग करते हो हमारे पशुओं की, तो आपको पता चलेगा हमारे पशुओं में क्या बीमारी है। आप उसके अलावा फार्मर की जो प्रॉब्लम सुनते हो कि भाई हेल्थ कैसे अच्छी रखनी चाहिए, तो हमारे पास में जो सबसे बढ़िया उपाय है वो होता है, वो बीमारी से बचाव का टीकाकरण है। तो आप उसको टीकाकरण के बारे में समझाएं। उनके दिमाग में गलत फहमी रहती है कि नहीं टीका लगाएंगे प्रॉब्लम होगी। उनको समझाना पड़ेगा कि टीका हमें रोगों से बचाता है, रोगों से प्रतिरोधक क्षमता देता है। आपका पशु बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा तो हमारा उत्पादन पूरा मिलता रहेगा। हमको उत्पादन अगर पूरा है तो आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा, आपको प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके जीवन स्तर में सुधार होगा। तो सीधे तौर पे या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो, आप पशुपालक की मदद करो उसके जीवन स्तर को सुधारने में हमारी एक्सटेंशन एक्टिविटी के माध्यम से। सपोर्ट इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये हमारा अगला ऑब्जेक्टिव उसका। हेल्थ फार्मर्स टू अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी। अगर फार्मर को आपने ठीक तरीके से उसको समझाया, अगर 5 लीटर इसको 10 लीटर कैसे करना, आपका एनिमल 10 लीटर कैपेसिटी का है लेकिन वो 5 ही दे रहा है, तो प्रॉब्लम हमने देखी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया, और सोल्यूशन बढ़ाने से उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्मर को प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्वालिटी कंट्रोल, अक्सर जो जितने भी दूध उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, या आप बात करो डेयरी में जाओगे तो आप वहाँ देखो, वहाँ हाइजीन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हाइजीन अगर आपने सुधार दी एनिमल की, मक्खियाँ बहुत सारी होती हैं, आप देखो डेयरी में जाकर, आप उसको समझोगे मक्खियों से उपाय कैसे कर सकते हैं, उनसे मैगेट वुंड हो जाते हैं, मक्खियाँ की वजह से इतने घाव हो जाते हैं एनिमल के शरीर के ऊपर, कीड़े पड़ जाते हैं। आपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, तो जो कीचड़ में आप दूध निकाल रहे हो या थनों को ढंग से साफ नहीं किया, तो उससे क्या होगा, जो ये एक्सटेंशन एक्टिविटी हम उसको समझेंगे, आपका जो क्वालिटी ऑफ फीड जो है ना वो कैसे अच्छी होगी, मिल्क कैसे ठीक रहेगा। क्वालिटी ऑफ फीड कैसे बताओगे आप, आपने उसको न्यूट्रिशन एक्टिविटी बताई कि भैया आप अपने पशु को संतुलित आहार दो। वो पूछेगा संतुलित आहार क्या होता है भैया, मुझे तो नहीं पता, तो आपको समझाना पड़ेगा कि हर पशु को जरूरत के मुताबिक उसको कार्बोहाइड्रेट देना है। जो जितना भी कार्बोहाइड्रेट का जो एनर्जी का सोर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमको उसको बताना पड़ेगा। जितने भी तुम जो अनाज खिलाते हो ना वो सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, एनर्जी इसी से मिलती है। तो आपको ये नहीं कि दूध के लिए सिर्फ आप कंसंट्रेट या बाट ही बाट खिलाए जा रहे हो। जो हमें दलिया है, जो गेहूँ बाजरा मक्का जो भी आपके पास अवेलेबल फीड है उसको देना है आपको। फिर उसको प्रोटीन है, हमें बच्चों की ग्रोथ के लिए चाहिए प्रोटीन, हेल्थ के लिए प्रोटीन चाहिए। अगर आप मीट के लिए पाल रहे हो पशु को प्रोटीन खिलानी है, जितनी भी प्रकार की दालें हैं, सब में प्रोटीन मिलता है हमको। तो प्रोटीन उसको बताना भाई, तुम जो चूरी खिला रहे हो ना, ये ग्वार की चूरी या इसकी फल की चूरी खिला रहे हो या कोई चने की चूरी खिला रहे हो, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं जो हमारे हमारे पशुओं को हम देते हैं। तो आपको उसका बैलेंस बताना पड़ेगा कि कैसे आप इसको कितनी क्वांटिटी में मिलाना करना, वही न्यूट्रिशन का पार्ट है, आगे बात करेंगे। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इनको जब आप सैनिटाइजेशन पे, आपके हाथ स्वच्छ होने चाहिए, दूध निकालने से पहले थंड होना चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं है, या हमारे एनिमल में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, कोई थनैला रोग वाला तो नहीं है, ऐसे दूध को हमें काम में नहीं लेना है। ये सारी चीजें अगर आप समझाओगे फार्मर को एक्सटेंशन एक्टिविटी माध्यम से, तभी ये फाइनल हो पाएगा कि हमारा जो फीड है उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो पाएगी, मिल्क की हो पाएगी और मिल्क प्रोडक्ट्स होगी। यहाँ हमें हाइजीन का ध्यान देना, क्लीननेस सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में फार्मर को हम जितना बताएंगे उतना ही फार्मर इन चीज़ों का प्रॉफिट लेके और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारी सोसाइटी को अवेलेबल करा पाएगा। अब की एरिया जिसमें क्या है, की एरिया हमें देखना है कि सबसे पहले तो बेस्ट प्रैक्टिस इन ब्रीडिंग, फीडिंग एंड ओवरऑल केयर। तो ब्रीडिंग अगर अच्छी अगर देखो, हमारा प्रोडक्शन पर्पस एक ही है हमारा
कि जो हमारी टेक्निकल नॉलेज है उसको असिस्ट करें फार्मर को, पशुपालक को, यानी पशुपालन विभाग की सेवाएं पशुपालन के द्वारा, ताकि उसको उत्पादन बढ़ाने में हेल्प मिले। तो उत्पादन कैसे कैसे बढ़ सकते हैं? दो ही एरिया है जहाँ से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। एक तो हमारी जो ब्रीडिंग प्रैक्टिस है, यानी कि हमें नस्ल सुधार करना है यहाँ पे। दूसरा हमें क्या करना है, उसका जो न्यूट्रिशन फीडिंग वाला जो चीज़ है वो हमें सुधार करने की, भाई उसको रिक्वायरमेंट क्या है, हम खिला क्या रहे हैं। पशु के सामने केवल आपने भूसा डाल दिया जैसे आप देख रहे हो, तो वो कहाँ मतलब प्रोडक्शन दे पाएगा। और अगर नस्ल खराब है हमारे पास में, कम दूध देने वाली है, तो कैसे होगा? नस्ल सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। नस्ल सुधार कैसे, जैसे हम अच्छी नस्ल का, हमारी जो देसी नस्ल है उसमें अच्छी नस्ल का, जो हमारे जो लोकल कम दूध देने वाली गायें हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमन लगा कर कृत्रिम गर्भाधान से जो अगली जनरेशन है उसमें सुधार कर सकते हैं। ऐसे पहले मैंने आपको समझाया कि विभाग में भी जैसे नवाचार किया अभी इसी साल, कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, यानी हम अच्छी नस्ल की जो गाय होती है हमारी, उसकी क्वालिटी को दूसरी गायों से उत्पादन बढ़ाना। वो कैसे बढ़ेगा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, कि हम आप सब लोग टेक्निकल पर्सन हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे करते हैं? सिंपली कि जो बहुत बढ़िया नस्ल की गाय होती है उसके हम सुपर ओवुलेशन कराते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाएंगे, तो उसमें क्या सुपर ओवुलेशन जो होगा, तो उसमें जनरली रूटीन में एक बार में आप क्या देखते हैं कि एक ही ओवा निकलता, ओवम एक निकलता, एक अंडा निकलेगा हमारे, तो हमारे वो एक ही बच्चा पैदा हुआ उस गाय को। तो उस गाय से हमें एक वर्ष में सिर्फ एक ही अच्छी क्वालिटी का काफ मिला हमको। अब यहाँ हम सेक्स सोर्टेड सीमन लगाएंगे इसी एनिमल को, तो हमें एक फीमेल अच्छी क्वालिटी की मिल गई, ये मान सकते हैं। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से हम उस अच्छी नस्ल की गाय के सुपर ओवुलेशन करवा के एक साथ 10 15 20 ओवम निकलवा लेते हैं, तो अंडे हमारे पास में ज्यादा क्वांटिटी में मिले हमको। अब उस गाय का गर्भाधान किया जाता है। जब उसको गर्भाधान करेंगे सेक्स सोर्टेड सीमन से, हमारी फीमेल का जो होता है सीमन, उसको उसमें डाला, तो उस सीमन को डालने से क्या होगा, जो एम्ब्रियो बनेंगे ना, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्रिया गाय के पेट में ही हो जाएगी। यानी पेट का मेरा तात्पर्य है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जहाँ अपन बोलते हैं ओविडक्ट में इन्फेंटिबुलम वाला जो पार्ट जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन होगा। अब टेक्निक से उन सारों एस्पायरेट करके उन सारे एम्ब्रियोज को बाहर निकाल के लिया जाता है। और जिस तरह हम सीमन कलेक्ट करके और LN2 जार में उसको इकट्ठा करके रखते हैं, उसी तरह से एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब ये एम्ब्रियो हमें जो प्राप्त हुई है अच्छी नस्ली गाय से, अब जो हमारी जो देसी नस्ली गाय, इसका प्रोडक्शन उत्पादन कम है, उस गाय के जिस तरह हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं वैसे ही जब अपनी गाय हीट में आएगी, प्रॉपर इम्प्लांट का टाइम होगा, यानी कि गर्भाशय इस स्थिति में हो कि वो गर्भ को ठहरा सके, यानी निडेशन जो हम बोलते हैं, एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हो सके, उस स्थिति में जिस तरह कृत्रिम गर्भाधान किया था उस तरह से हम यहाँ पे एम्ब्रियो डालते हैं इस गाय के अंदर। तो उस गाय में जब एम्ब्रियो डाल देंगे, तो अब जो हमारी देसी नस्ल की गाय है उसमें AI करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो सीमन क्वालिटी अच्छी थी, जो अच्छे बुल का हमने सीमन लिया, 50% गुण उसके आएंगे, 50 उस माँ के आएंगे। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, जो एम्ब्रियो शिफ्ट किया है, एम्ब्रियो डाला है उसके गर्भ में, उस एम्ब्रियो 100% करेक्टर, वो एम्ब्रियो जिस माँ से हमने लिया है वो वाला मिलेगा। अब इस जो हमारी जो गाय जिसमें हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है, इस गाय का जो बच्चा पैदा होगा, ये बच्चा 100% हाई क्वालिटी का होगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो ये सारी जो जानकारी हमारी, अब जब फार्मर को समझाएंगे तो फार्मर को समझ में आएगी कि भाई अब अपने को नेचुरल नहीं करना है, हमें कृत्रिम गर्भाधान से भी अवॉइड करके, और एम्ब्रियो नई जो नवाचार हुआ है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसको अगर उपयोग में लेंगे तो हमें जो अगली जो पीढ़ी मिलेगी वो उच्च क्वालिटी या हाई यील्डिंग वाली मिलेगी, जिसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, जिसका उत्पादन क्षमता अच्छी होगी, उसका प्रोडक्शन मिलेगा। तो हम आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उनमें अच्छा उत्पादन फार्मर का कर सकते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति उससे सुधार कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा ब्रीडिंग का है, ब्रीडिंग का, इसमें हम फार्मर को एक्सटेंशन एक्टिविटी द्वारा उसका फायदा कर सकते हैं। आगे जो पॉइंट मेरा वो है की फोकस एरिया, वो है उसका डिजीज मैनेजमेंट, बीमारियों से बचाव। तो यहाँ क्या, हमें जो बीमारियां जब भी फैलती हैं उनका किस तरह उपाय करते हैं, पहले इसका बचाव के लिए हम टीकाकरण करते हैं। आप सब बचावी उपाय तो आपको पहले से, जैसे मैंने समझाया, बताना पड़ेगा कि रोगों का प्रकोप कब कब हो सकता है, और उसके लिए बचाव के लिए आप कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका हम टीका समय पूर्व लगवा करके हमारे जानवरों को उस बीमारी से बचा सकते हैं। अगर रोग आ गया है उसका निदान हमको आना चाहिए,
तो उसकी जानकारी में फार्मर को देनी है, किसान को बतानी कि भाई रोग आया तो हमसे बात कर, हमें आप दूरभाष से बात करो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, फोटो डाल दो, वीडियो कॉलिंग कर लो। तो ये सारे एक्सटेंशन एक्टिविटी के पार्ट। आजकल किसान सीधा ही आपको फोटो डालेगा, डॉक्टर साहब मेरे जानवर की ये बीमारी हो रही है, इसका क्या इलाज करूँ, क्या संभावना है, क्या लगता है आपको आना पड़ेगा, या वीडियो कॉलिंग करके आपको दिखाता है। तो वो ये एक्सटेंशन का पार्ट हो गया। तो आप उसको एक अच्छा निदान दोगे तो फार्मर को उस बीमारी से उभरने में कम समय लगेगा, तो उसका प्रोडक्शन का जो लॉस है वो कम होगा। वरना क्या, अज्ञानता की वजह से किसान को आर्थिक नुकसान होता रहेगा, और उसको नुकसान होगा तो अल्टीमेटली उसके जीवन स्तर में सुधार होने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो उसका प्रोडक्शन भी चला गया और ट्रीटमेंट का पैसा भी ज्यादा लगा। ऐसी ट्रीटमेंट की जो बात मैंने बताई कि आजकल सोशल मीडिया की हेल्प से दूर दराज जो बैठा फार्मर है वो भी अच्छी सेवाओं का लाभ आसानी से ले पाता है। न्यूट्रिशन की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट फॉर वेरियस लाइफ स्टॉक। तो यहाँ हम पशुपालक का जो पशु है किस उद्देश्य से उसको पाल रहा है। जैसे अभी पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा पशु, अगर छोटी बछड़ी पैदा हुई है हमारे पास में, तो उसको किस तरह से उसको बैलेंस राशन देना पड़ेगा, ग्रोथ उसको करवानी है हमको, तो हम उसको प्रोटीन डाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी। कीफर है, उसको प्रोटीन डाइट चाहिए। इसके अलावा विटामिन आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि उसको आपको हीट में ला करके कंसीव करके प्रोडक्शन पे लेना है। अगर हमारा एनिमल जो प्रोडक्शन में है उसको मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए, और मेंटेनेंस के लिए अगर आपके पास नहीं है, उसको उसको प्रोडक्शन है, तो मेंटेनेंस के अलावा आपको एक्स्ट्रा राशन देना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए। और तीसरी स्टेज आती है जब मेंटेनेंस के लिए भी आपको चाहिए राशन, और प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए। प्रोडक्शन के साथ साथ वो प्रेग्नेंट अगर हो गया तो उसके लिए भी आपको अतिरिक्त राशन देना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पशु की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आवश्यकता अनुसार। ये नहीं कि सब पशुओं को एक जैसा आहार दे दिया। तो आपको अगर एक जैसा दोगे तो आपको उचित, सबकी अलग अलग आवश्यकता है। तो जब उचित पोषण नहीं मिलेगा, हमें आवश्यक तत्व नहीं मिलेंगे, तो होगा क्या, हमारा प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम हमें नहीं करना है। हमारी जो एक्सटेंशन एक्टिविटी के माध्यम से उसको समझाना है कि हमारे जो अलग अलग एज ग्रुप है उसको फेज फीडिंग कहलाती है, कि अलग अलग फेज में जो उम्र के हिसाब से हमें जो उम्र के हिसाब से और ज़रूरत के हिसाब से जो हम उनको आहार खिलाएंगे, वो हमारे पशुओं को प्रोडक्शन में सब में फायदा तभी होगा जब जरूरत के हिसाब से उनको आप राशन दे पाओगे। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, सिंपल सी बात, अगर एक कोई हमारी गाय अगर 400 किलो की है और उसको हमें राशन बनाना देना, तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस राशन में कार्बोहाइड्रेट जो सभी अनाज में मिलते हैं, प्रोटीन जितने दालों में मिलते हैं, फैट जितने ऑयली होते हैं, मिनरल, विटामिन और पानी, ये सारे उचित मात्रा में मिलने चाहिए। आप फार्मर को ये भी समझोगे, आप जो कॉमन साल्ट है नॉर्मली आप रूटीन में एक पशु को 50 ग्राम रोज खिलाओ, आप देखो एनिमल की हेल्थ कितनी अच्छी होती है। तो ये चीज हम उनको समझाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल कहाँ मिलते हैं और किस किस प्रोपोर्शन में देने हैं। तो अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे 400 किलो की गाय ले लूँ, तो आपको तो समझाना पड़ेगा भाई, आप 400 किलो की गाय है तो उसका टोटल रिक्वायरमेंट क्या होगा। तो आप वैसे मान के चलो कि उसको राशन जो है एक 100 किलोग्राम पे 3 किलो उसको आहार चाहिए। अब अपने 400 किलो की गाय तो उसको कम से कम 12 किलो उसको पूरे दिन का आहार में हो गया उसका कैलकुलेशन में। तो 12 किलो उसको अपने चारा खिलाना है उसको पूरा। अब ये कैसे है उसको आहार खिलाओगे 12 किलो को, उसको हम ये देखते हैं कि 1/3 अपना जो एक तिहाई है वो बाट होना चाहिए, कंसनट्रेट होना चाहिए। यानी कितना हो गया, 4 किलो हो गया 12 किलो का। ये उसको मेंटेनेंस राशन है। और उसको आहार दूसरा कितना चाहिए, सूखा चारा और हरा चारा, वो 8 किलो चाहिए। अब 8 किलो आपका उसका भूसा हो गया, चारा हो गया, और 4 किलो उसका दाना हो गया ना, बाट कर लो, कंसंट्रेट कर लो, जिसको कहना है। तो ये फार्मर को समझाना है कि आप उसको मेंटेन रखने के लिए इतना खिलाना पड़ेगा। अब वो आगे आपके प्रश्न कर सकते साहब, ये हरा चारा है इसको कितना दूं, सूखा चारा कितना दूं। तो आप उसको जो आपका जो ये लास्ट जो पोर्शन, चारे वाला जो पोर्शन 8 किलो बचा है ना, इसका 25% आप उसको हरा खिलाओ। यानी 2 किलो हरा देना और 6 किलो उसको बेली की सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरे पेट भर गया मेरा, 6 किलो भूसा खिलाना। तो ऐसे आप उसको मोटी मोटी तौर पे समझाओगे ना, तो उसको आसानी से समझ में आ जाएगी। और उसको समझोगे ये तो उसको जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसको उसको मेंटेन अपना जीवन को चलाने के लिए चाहिए। अब अगर प्रोडक्शन है तो आप उसको एक्स्ट्रा राशन देने पड़ेगा। मान लो दूध है, तो हम क्या करते हैं कि गायों में हर 3 किलो पे उसको 1 किलो आहार एक्स्ट्रा देंगे कंसनट्रेट, ताकि वो दूध का प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के लिए आपको अलग देना पड़ेगा। तो हर पशु को उसकी
आवश्यकता के अनुसार हमें जो आहार तैयार करके देना है वो उसको समझाना पड़ेगा। उसको हम समझाएंगे तो ही उसके पशु का उत्पादन बढ़ेगा। और हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी का उद्देश्य यही है कि पशु पालक का उत्पादन बढ़े, हमारी जो नॉलेज है उसका अधिक से अधिक जो लाभ है हमारे उस पशुपालक को मिले। हम इसी उद्देश्य के साथ में हम ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज को आगे बढ़ाते रहते हैं। अब इसके लिए कैसे कैसे कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग है। हर फार्मर के पास में फ़ोन होता है तो वो आपसे सीधा डायरेक्ट ही कर पाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटी, देखो आप पैम्पलेट्स के माध्यम से सूचना दे सकते हो, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा सकते हो पशुपालन संबंधित। अभी आप देखोगे तो वहाँ आया होगा कि कितने लाख लोगों को हमारा एक एक लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है कितने करोड़ लोगों को। तो हम हमारे जो सूचना तंत्र है उसका उपयोग कर सकते हैं। रेडियो के माध्यम से हमारी जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं, टीवी के माध्यम से दे सकते हैं, गांव में चौपाल में जाके बैठ करके दे सकते हैं, कैंप्स लगा करके हम फार्मर को हमारी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, या उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़े उसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सारे जो तरीके हैं ये हम अपनाते हैं हमारी एक्टिविटीज को बताने के लिए। उसमें से जो पार्ट हमारा ये है कि वर्कशॉप एंड सेमिनार्स। तो फार्मर क्या करता है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस, यानी हम कहते हैं कि भाई फार्मर को आप दिखाओ जा करके, उससे खुद से हाथ से करवा के देखो। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। कहते हैं ना कि भाई सीइंग इज बिलीविंग, भाई देखने से विश्वास होता है ना, डूइंग इज बिलीविंग, करने से विश्वास होता है इन सारी चीज़ों पे। तो वो चीज़ें हमको वर्कशॉप और सेमिनार के माध्यम से फार्मर्स को बुलाएंगे, कहीं ट्रेनिंग में बुलाते हैं, तो फार्मर आता है, आंखों से चीज़ों को देखता है, खुद अपने हाथ से करता है। तो वो प्रैक्टिस जो नई हम नवाचार करें उसको समझ में आती है हमको मैनेजमेंट में इस तरह करना, वैक्सीनेशन ऐसे करना, कुकुट आहार जो खिला रहे हैं हम हमारे पशुओं को इस तरह से आहार खिलाना है। फील्ड डेमोस्ट्रेशन भी वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ न्यू टेक्निक्स इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। आप उसको किसी डेयरी की विजिट कराओ, फार्मर को ले जाकर दिखाओ कि देखो भैया हाइजीनिक दूध कैसे निकाला जाता है, किस तरह से आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। आप फार्मर को प्रैक्टिकली ले जाके किसी डेयरी में ले जाओ, उसको बताओ कि साफ दूध कैसे निकाला जाता है। अब एक किसी डेयरी का एग्जाम्पल बताऊं, आप एक डेयरी में जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी गाय मिल्क पार्लर के ऊपर जा रही है, सब पहले एक फुट बाथ आता है सबसे पहले, वहाँ केमिकल डला होता है, उसमें सबके जानवरों के पाँव धुलते हैं, उसके बाद वो आपका उस पर डेयरी पार्लर में जाएगी गाय। आपको वहाँ जाने के बाद में सब गायें लाइन से लग जाती है। अगर 6 की है 12 का जो भी पार्लर हमारा है, वो सब गायें खड़ी हो जाएगी। उसके बाद वहाँ पे क्या है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दूध निकलता है। तो मक्खियाँ बहुत होती है, मक्खियों को नहीं हो इसलिए उपाय किया था, स्ट्रिंग्स लगा दी जाती है, मक्खियाँ चिपक जाती है, ब्रीडिंग नहीं कर पाती, तो एकदम बिल्कुल क्लीन आपको वहाँ एनवायरमेंट मिलेगा उसके अंदर। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके जो दूध कहाँ निकालना अपने को, अडर से निकालेंगे, थन से निकालेंगे, उसकी वॉशिंग की जाती है प्रॉपर, उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है, सुखाया जाता है, और फिर मशीन में कप्स लगाए जाते हैं। दूध निकलेगा सीधा मशीन के थ्रू, कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं हो रही इसमें, दूध के कहीं हाथ नहीं लग रहा, मशीन से निकला। अगर उसकी कोई थनैला रोग है या कोई पीएच चेंज आ रही है तो मशीन उसकी मिल्किंग करना बंद कर देती है। तो हाइजीन का यहाँ ध्यान रखा जाता है ऑटोमेटिक मशीनों में या मशीन मिल्किंग से। तो समझाना पड़ेगा आपको डेयरी में जाके, प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा कि देखो आप हाथ से दूध निकालते हो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, और प्रैक्टिकल जो नवाचार किया जा रहा है इसमें दूध किस तरह से निकलता है। दूध फिर ऊपर कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है, सीधा वहां से मशीन में नीचे उतरेगा, थैलियों में पैक होगा, फिर फ्रीजिंग होती है और डायरेक्ट फार्मर के पास चला गया। यानी कि गाय के थन से लेके निकलने से लेके और पूरा हाइजीन का, क्लीननेस का, सैनिटाइजेशन का ध्यान रख करके जाता है। तो ये चीज जब तक हम फार्मर को दिखाएंगे नहीं, प्रैक्टिकली बताएंगे नहीं, तब तक फार्मर समझ ही नहीं सकता कि क्लीन मिल्क क्या होता है, हाइजीन का किस क्या चीज होती है। क्योंकि अधिकतर हमारे जो पशुपालक हैं, अब इस नई पीढ़ी में सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, वो समझ जाते हैं, लेकिन पहले लोग हाइजीन को नहीं समझते थे। तो वो दूध के माध्यम से जो बीमारियां फैलती थी वो सारी हमारी बीमारियां हमें भी नुकसानदायक होती है, और हमारे जो एनिमल है उसमें भी रोग आने की संभावना रहती है अगर हाइजीन का हम ध्यान से। मैंने सीधा सा एक एग्जाम्पल दिया थनैला रोग का, तो थनैला रोग भी बहुत कॉमन है कि अगर आप थनैला का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो एनिमल का प्रोडक्शन सीधा सीधा कम हो जाता है। फिर सोर्स डेवलप इजी टू अंडरस्टैंड गाइड वीडियोस फॉर फार्मर्स। तो ये हमारे पास में बहुत सारे जो साधन है उनको फार्मर्स के लिए वीडियोस हैं, ऑडियो है, और जो हमारी चीज़ें ये सारी रिसोर्सेज एक्सटेंशन के माध्यम से हम डेवलप करते हैं, ताकि फार्मर को उन चीज़ों का, आपने कोई पैम्पलेट्स दे दी, कोई बुक दे दी, या कोई वीडियो दिखा दिया, या कोई ऑडियो बता दिया, उनको भेज दिया मोबाइल, तो फार्मर को समझ में आती है कि
हमें इन चीज़ों को उपयोग में लेने से ये फायदा मिलने वाला है। फायदा अल्टीमेटली एक ही चीज़ होता है, वो कि फार्मर को प्रोडक्शन बढ़े। अब अपना जो टॉपिक है अगला वो है कि हमारा जो एक्सटेंशन जो एक्टिविटी है, इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों हम उस लेवल पे नहीं कर पाते कि जिस लेवल की हमें एक्सटेंशन एक्टिविटी करनी होती है। किसी को प्रश्न हो तो एक बार सेशन पूरा होने वाला है, उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिए। तो पहले टॉपिक पूरा कर लो अपना मैं। जो चैलेंजेस फेस्ड बाय एक्सटेंशन, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके लिमिटेशंस क्या क्या देखिए। सबसे पहले फंडिंग लिमिटेशन। हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं कि हम पेम्पलेट बांटना चाहते हैं, गेम्स लगाना चाहते हैं, सेमिनार करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लगाना चाहते हैं, लेकिन फंड सबसे पहले हमारी लिमिटेशन है कि फंड्स नहीं है। फंड्स के अभाव में हम वो सारी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो मैनी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स ऑपरेट्स विद इनसफिशिएंट फंडिंग। हम करते हैं लेकिन हमारे साथ क्या है कि फंड उतना नहीं होता कि उसको उसका प्रचार प्रसार, हमारी जो योजनाएं हैं या हम जो चीज़ करना चाहते हैं पशुपालक हित में, वो नहीं कर पाते फंडिंग की कमी की वजह से। फंड्स नहीं होते हमारे पास, रेवेन्यू नहीं होता, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं होती कि हम उस योजना का या हमारे उस प्रचार का या उस कैंप का, उस ट्रेनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे सकें। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ensuring timely and relevant information reaches farmer। हर पशुपालक शिक्षित नहीं होता, हर पशुपालक को सारी चीज समझ में नहीं आती। अगर आपने टाइमली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सपोज करो आपके एरिया में बारिश के बाद में लंगड़ा बुखार या गड़घोंट का रोग फैलता है और आप उसकी सूचना बारिश होने के बाद पहुंच रही है फार्मर के पास में, तो उसका कोई उपाय नहीं है, मतलब उसको टाइम से नहीं मिला तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा किसान को, हमारे को। तो हमें समय से पहले किसान को सूचना, टाइमली सूचना देनी कि भाई अब आपके पास ये समय है, इसमें आपको ये काम करना है, आपको इस इन बीमारी का वैक्सीनेशन अभी कराना है, इसका आपको दीपावली पे कराना है, इसका होली पे कराना है, दिवाली से पहले आपको एफएमडी खुरपा का मुंह का रोग पे कराओगे। तो जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, एफएमडी वायरस इफेक्ट करता है, तो हमारे पशु को वैक्सीनेशन लगने के बाद भी जो इम्यूनिटी आती है उसके लिए 14 से 21 दिन का समय चाहिए होता है, तभी हमारा पशु उस बीमारी से अपना बचाव कर पाता है। तो अगर आपने टाइमली उसको सूचना नहीं दी, टाइमली वैक्सीनेशन नहीं किया, उसका बेनिफिट फार्मर को नहीं मिलेगा, पशु स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार होगा तो नुकसान होगा। रेजिस्टेंस टू चेंज, ओवरकमिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब क्या है हमारे, अभी हम पिछले सेशन में हम देख रहे थे कि इंश्योरेंस की बात चल रही है, या हम कोई भी नवाचार लेके आते हैं उसको पुरानी जो ट्रेडिशनल परंपरा है उसी को लोग अपनाते हैं। या एक एग्जांपल हम देंगे, मिल्किंग का तरीका। हम कहते हैं कि आप फुल हैंड मिल्किंग करो। फुल हैंड से मतलब है कि आप अंगूठा मत लगाओ। उससे क्या होता है, अंगूठा लगाओगे तो उसको इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, थन में थनैला रोग जल्दी हो जाता है। लेकिन उनकी आदत पड़ी हुई है, तो हम कितना भी समझा दो फुल हैंड मिल्किंग करो, वो नहीं करेगा। तो नई जो चीज़ हम कोई लेके आते हैं, जैसे अभी नहीं है कि वैक्सीनेशन कराओ, आप कुछ भी करो अपने फार्मर के, आप टैगिंग करवाओ, लेकिन पशुपालक क्या के साथ टैग लगाने से हमारा दूध कम हो जाता है। तो वो जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसका जो विरोध जो होता है ना, उसके रेजिस्टेंस होता है, ये भी एक हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी में हर्डल है। जो हम एक्सटेंशन एक्टिविटी मतलब है, हम उसका जो प्रोडक्शन सुधार करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो ये जो ओवर कमिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, उसको सुधार लाने के लिए उनको शिक्षित करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा अलग माध्यम से। एक है जियोग्राफिकल बैरियर, रिमोट लोकेशंस एंड ट्रांसपोर्ट जो एक्टिविटी है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। बहुत दूर हमारा पशुपालक अगर है तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। पर आजकल सोशल मीडिया का जो, सोशल मीडिया में अगर मान लो वहाँ टावर नहीं है तो वो कैसे हमारे से कॉन्टेक्ट करेगा। तो जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से भी हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी में बाधा पहुंचती है। कम्युनिकेशन गैप, लैंग्वेज की बात है, हम अगर उनकी हमारे उनके फार्मर शिक्षित नहीं होते हमारे, हम इंग्लिश में अगर थोड़ा बहुत शब्द काम में लेते हैं या हिंदी बोलते हैं, मान लो फार्मर दूर दराज का है और एकदम उसको बात करनी है, तो उसकी भाषा को, उसकी प्रॉब्लम को अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो हमारा काम क्या एक्सटेंशन एक्टिविटी का, कि उसकी प्रॉब्लम को सुनना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उसको सोल्यूशन देना। तो उसमें भी हमें बाधा का सामना करना पड़ता है। दूसरा क्या है कि लेक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। हमारे पास में इतने सारे एक्सटेंशन एक्टिविटी कर, एक्सटेंशन कौन कौन कर रहा है हमारे, देखो आप, या तो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स करते हैं या हमारे वेटरनरी लोग करते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, इनकी हमारे पास में कमी रहती है।
तो हमेशा इस कमी की वजह से हमारी जो योजनाएं हैं उनका हमारे पशुपालकों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो वेटनरी ऑफिसर्स एंड एक्सटेंशन एजेंट्स आर स्टिल इनसफिशिएंट। कमी है हमारे विभाग में डॉक्टर्स की, आप सबको पता है, आप लोगों को कितने दिनों बाद में पोस्टिंग मिली है। तो इस कमी की वजह से भी हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटीज अधूरे रहते हैं। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर इतने नहीं, लिमिटेड एक्सेस टू मॉडर्न फैसिलिटी इन रिमोट एरिया। हम चाहते हैं कि पशुपालक को आपको राजधानी में नहीं आना पड़े, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फैसिलिटी, जैसे लैब हो, हर नोडल क्षेत्र पर लैब हो, एक्सरे मशीन्स हो, आपका सोनोग्राफी मशीन्स हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास कितना भी तकनीकी ज्ञान अच्छा हो पर उसका फायदा सभी को नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो एक्सटेंशन एक्टिविटी है वो अधूरी रह जाती है। हम कितना कि तो सोनोग्राफी कराओ अपने पशु के डायग्नोस में, एक्सरे लेके आओ, पता चलेगा। अक्सर गाय भैंस लोहा खा जाती है, या हिक पे सूजन आ जाती है, हम गाँव में बैठे रहते हैं, कौन इतनी दूर लेके आके एक्सरे कराएगा, क्योंकि उसको नियर बाई प्लेस पे ये सारी सुविधाएं चाहिए। तो इन एडिक्वेट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हमें इसकी प्रॉब्लम एक्सटेंशन एक्टिव में आती है। अवेयरनेस एंड एडॉप्शन इशूज, रिलक्टेंट टू अडॉप्ट मॉडर्न प्रैक्टिसेस स्पेशली इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सीमांत लोग हैं, कृषक, सीमांत कृषक, जिनके पास जमीन कम है या लैंडलेस है, वो जो पशुपालन करते हैं उनको हमेशा जो ऑर्थोडॉक्स, जो पुरानी परंपरा है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, वो हमारी नई तकनीक को अपनाने में उनको झिझक होती है। तो कंक्लूजन हमारे एक्सटेंशन एक्टिविटी का यही रहा कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि फार्मर को हमारी जो तकनीकी ज्ञान है उसको उसके घर तक पहुंचा करके उसके एनिमल की हेल्थ को अच्छा रखते हुए उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने से उसकी जीवन जो स्तर उसमें सुधार होगा, और पशुपालन विभाग की सेवाओं का हमारे पशुपालकों से वो लाभान्वित होगा। तो ये मेरा टॉपिक है। अब आप कोई प्रश्न पूछ सकते हो। किसी को कोई भी क्वेरी करना है बताएं, कोई प्रश्न पूछना है। कोई नहीं, चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।